जब झाओ व्यस्त था, इका मैदानों में एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई। परसेल कबीले के इतिहास में पहली बार उनकी कीट नियंत्रण सेना संक्रमण को रोकने में असमर्थ रही, बल्कि उन्हें यह एहसास हुआ कि यह महामारी अब तक दर्ज सभी कीटों के प्रकोप में सबसे भयावह थी। चून की स्थिति पहले से ही ऐसी थी और फोर्ट बेनयू से सभी उपलब्ध बलों को भेज दिया गया था, इसलिए कासा शहर के एक कबीले के बुजुर्ग शिरविन को इका मैदानों के पूर्वी हिस्से में जाने के लिए एक दल का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। झाओ और ग्रीन ने 10,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कीटों का प्रकोप फैलाया। संयोगवश ये सारा क्षेत्र इका मैदानों के पूर्वी भाग में था। इसी कारण से वरिष्ठ अधिकारी को पूर्वी क्षेत्र की ओर भेजा गया, इस उम्मीद में कि वे कम से कम समय में कीटों का सफाया कर देंगे। जब वे वहां पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जो देखा वह वास्तव में उनकी कल्पना से परे था। खेतों में कीटों का भारी प्रकोप था। उन्होंने देखा कि बनाए गए सुरक्षा क्षेत्र कीटों को रोकने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने ये भी पाया कि ये कीट बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और आसानी से सुरक्षा क्षेत्रों को भेद देते हैं। इसी वजह से सेना के 5 जादूगरों को कम से कम 1,000 हेक्टेयर जमीन संभालने का काम सौंपा गया था, जो सरासर नामुमकिन था। बाकी योद्धाओं और गुलामों को भी शामिल कर ले तो भी यह संभव नहीं था। और शिरवन के आने पर फोर्ट बेनयू की कीट नियंत्रण सेना एक और सुरक्षा घेरा बना रही थी, जो अब बिल्कुल बेकार साबित होगा। सच तो यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ये कीट तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनका पूर्व निर्धारित जीवन काल समाप्त नहीं हो जाता। असल में झाओ का क्षेत्र आर्क महाद्वीप की सभी जादुई शक्तियों से बिल्कुल अलग था। वहां के नियमों का तर्क इस दुनिया से बिल्कुल अलग था, इसलिए सभी का मानना था कि जादुई शक्तियों से कुचलने या हमला करने पर ये कीड़े मर जाते हैं। उनका मानना था कि इनकी प्रजनन क्षमता इतनी अद्भुत थी कि मारने के बाद भी इनकी संख्या बनी रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कीड़े सचमुच मरते तो थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे तुरंत फिर से जीवित हो जाते थे और जब वे जीवित होते थे तो वे एक युवा कीड़े में बदल जाते थे और बहुत तेजी से दूसरे गेहूं के पौधे पर जाकर उसे संक्रमित करना शुरू कर देते थे। इनकी भारी संख्या के कारण परसेल कबीले की सेना को इस घटना का पता ही नहीं चला। कासा शहर के एक बुजुर्ग और फोर्ट बेनयू द्वारा पहले भेजी गई सेना को छोड़कर फोर्ट बेनयू में मौजूद सभी लोग, कबीले के सदस्य और उनके गुलाम अब लामबंद हो चुके थे। याद रखें, किले में कुल 5 मिलियन लोग थे और लगभग सभी अबिका के मैदानों में थे। फोर्ट बेनयू में लगभग 5,000 लोग ही बचे थे, जिनमें गार्ड और बूढ़े कमजोर लोग शामिल थे। इस तरह के बड़े आंदोलन के चलते परसेल डची के हर व्यापारी को सतर्क कर दिया गया। उन्होंने परसेल परिवार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस भेजे। इससे पहले जब फोर्ट बेनयू ने कीट नियंत्रण के लिए एक सेना भेजी तो परसेल कबीले के किसी भी सदस्य से संबंध रखने वाले व्यापारियों ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए पत्र भेजे। पूछताछ के बाद उन्हें सूचित किया गया कि पूर्वी इका के मैदानों में कीटों का प्रकोप फैला हुआ है। इन व्यापारियों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आखिरकार हम परसेल परिवार की बात कर रहे हैं। उन्हें पता था कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। लेकिन फिर जब उन्हें फोर्ट बेनयू में बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन की खबर मिली तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। दुर्भाग्यवश अब उनके पास स्थिति के बारे में पूछने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उनके अधिकांश संपर्क पहले ही पूर्वी इका के मैदानों की ओर तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि इन व्यापारियों को पता था कि कीटों के प्रकोप से हुए भारी नुकसान के कारण निश्चित रूप से भोजन की कमी होगी, जिसका अर्थ है कि भोजन की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। यह एक बड़ा अवसर है। व्यापारियों के लिए इस विनाशकारी कीट प्रकोप का कोई महत्व नहीं था। वास्तव में उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। उन्हें तो बस इसके प्रभाव की चिंता थी। इसलिए ये खबर परसेल डची के व्यापारियों के बीच, जिनमें लौरा का माकी परिवार भी शामिल था, आग की तरह फैल गई। कासा शहर में माकी कबीले की व्यापारिक कंपनी का नियंत्रण लौरा के पास था। वे संदेश पहुंचाने के लिए हवा में उड़ने वाले बाजों को प्रशिक्षित कर रहे थे। लौरा ने देखा कि नियर को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए उसने नियर को बाजों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। और हैरानी की बात यह थी कि जानवर भी उसे बहुत प्यार करते थे। हाल ही में नीर बहुत खुश थी। उसका जीवन सरल था। अगर लौरा खुश रहती थी तो नीर भी खुश रहती थी। नीर हवा में उड़ने वाले बाजों को खाना खिला रहा था। हवा में उड़ने वाले बाज खाने के मामले में ज्यादा नखरे नहीं करते, लेकिन उन्हें मांस ज्यादा पसंद होता है। लौरा की दुकान में कुल मिलाकर 200 हवा में उड़ने वाले बाज हैं, जिनमें से 100 अभी बड़े हो रहे हैं। उन्हें रोजाना बड़ी मात्रा में खाना खिलाना पड़ता है। आमतौर पर 200 बाजों की देखभाल के लिए 1 दर्जन लोगों की जरूरत होती है। आखिरकार इन पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाना है, इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक भोजन भी देना चाहिए, अन्यथा वे आक्रामक हो जाएंगे और यहां तक कि अपने प्रशिक्षकों पर हमला करके उन्हें घायल भी कर देंगे। लौरा के मामले में नीर ही एकमात्र प्रशिक्षक थी जो सभी पवनबाजों की देखभाल करती थी। जब तक वह भोजन लाती रहती, पक्षी खुशी खुशी उसे खा लेते थे। कभी कभी नीर जीवित शिकार भी लाती थी ताकि बाजों को शिकार करने का अनुभव मिल सके। यही कारण था कि उनके पवनबाज अन्य परिवारों और कुलों द्वारा पाले और प्रशिक्षित किए गए बाजों की तुलना में वास्तव में बेहतर दिखते थे। अचानक जब नीर बाजों को दाना चुग रही थी, तभी उसे एक बाज की आवाज सुनाई दी। बाज उसके पास आया और तेजी से उसके कंधों पर बैठ गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बाज को देखने पर उसने पाया कि उसके पैरों में एक पत्र बंधा हुआ है। नीर ने तुरंत पत्र लिया और कहा, छोटी तेरा शाबाश, अब अंदर जाओ और खाना खाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई तुम्हारा हिस्सा ले लेंगे। नीर ने हवा में उड़ने वाले बाज का नाम संख्याओं से रखा। वो उन्हें तुरंत पहचान सकती थी, भले ही पक्षियों पर कोई निशान न हो। यही उसकी विशेष क्षमता थी।
हवा में उड़ने वाले बाज ने नीर के चेहरे पर अपनी चोंच को कुछ बार रगड़ा और फिर खाने के लिए अपने घोंसले की ओर उड़ गया। इसके बाद नीर वह पत्र लेकर अध्ययन कक्ष में चला गया। लौरा अध्ययन कक्ष में लेखा पुस्तक पढ़ रही थी। झाव की मूली आसानी से बिक जाती थी और आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि कुछ भाड़े के सैनिक भी उनसे खरीदते थे। उच्च जादुई तत्व ही इसकी लोकप्रियता का कारण था और इसी वजह से लौरा की दुकानों की श्रृंखला का नाम हिगनबाना पड़ा। परसेल डची में स्थित सभी हिगनबाना दुकानों में झाव की जादुई मूली की लोकप्रियता और उच्च बिक्री के कारण लौरा खुश थी। तभी नीर आया और बोला, मिस लिटिल 13 अभी अभी एक पत्र लेकर आए हैं, संभवतः ये फोर्ट बेन्यू की स्थिति से संबंधित है। लौरा चिट्ठी लेने से पहले एक पल के लिए चौंक गई। चिट्ठी वाकई फोर्ट बेन्यू की स्थिति से संबंधित थी। ये फोर्ट बेन्यू में तैनात जासूस की रिपोर्ट थी। चिट्ठी के कुछ शब्द पढ़ते ही लौरा का चेहरा बदल गया। वह मुड़ी और उत्तेजित होकर बोली, नीर तुरंत दादाकुन को बुलाओ, जल्दी। नीर को समझ नहीं आ रहा था कि लौरा इतनी उत्साहित क्यों थी और उसने तुरंत बात मान ली। थोड़ी देर बाद कुन आया और उसने लौरा का व्यवहार देखा। वह बचपन से ही उसके साथ था, इसलिए वह समझ गया कि कोई बड़ी घटना हुई है जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत कहा, लौरा क्या बात है? लौरा ने मुड़कर कुन को पत्र सौंपते हुए कहा, दादाजी कुन, इका के मैदानों में कीटों का भीषण प्रकोप हुआ है, अनाज उत्पादन में निश्चित रूप से भारी कमी आएगी। कुन के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। फिर उसने जल्दी से पत्र की सामग्री पढ़ी। पत्र में इका मैदानों में घटित सभी घटनाओं का वर्णन था, जिसमें परसेल कबीले की गतिविधियों का भी उल्लेख था। कुन अब समझ गया था कि इका मैदानों पर एक भीषण आपदा आ चुकी है। पत्र को 2 बार ध्यान से पढ़ने के बाद कुन ने पत्र नीचे रख दिया और लौरा की ओर देखते हुए कहा, लौरा तुम क्या सोचती हो? लौरा ने जवाब दिया, यह एक शानदार अवसर है। चूंकि इका के मैदानी इलाकों में समस्या है, इसलिए निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। अभी हमें अनाज और खाद्य पदार्थों का भंडारण शुरू कर देना चाहिए, इससे हमें काफी लाभ होगा। कुन कुछ नहीं बोली और सिर हिलाती रही। तभी अचानक एक स्पष्ट और शांत आवाज सुनाई दी, लौरा यह अच्छा नहीं है। टिप्पणियां। मैंने कई पैराग्राफ हटा दिए क्योंकि वे पहले से कही गई बातों को ही दोबारा शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। अध्याय 141 से शुरू होकर माकी कबीले की दुकानों को हिगनबाना कहा जाएगा। अन्य परिवर्तनों में शामिल हैं परसेल परिवार को परसेल कबीले में और वर्साई की डची को परसेल डची में पुराने अनुवादों के अनुसार। हमें जल्द ही एक संपादक मिल जाएगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग तब तक मेरा साथ देंगे। इस अध्याय का अनुवाद और संपादन पूरी तरह से मेरे द्वारा किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। कृपया अनुवादक या लेखक की अनुमति के बिना इस सामग्री की प्रतिलिपि न बनाएं। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। जब वे तीनों बातचीत कर रहे थे तभी जादुई चोगा पहने एक पीला सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। ये गोरा और आकर्षक सज्जन वास्तव में लौरा के पिता कैरेन थे। कैरेन को आमतौर पर जादू के अध्ययन के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं होती। आज एक प्रयोग पूरा करने के बाद वह ताज़ी हवा लेने के लिए निकला। अनजाने में ही उसने लौरा की बातें सुन ली और वहीं रुक गया। लौरा ने कैरेन की ओर देखा। अपने दयालु पिता को उनके बेहद मधुर और निर्भीक स्वभाव के साथ देखकर वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि अगर उनका ये चरित्र ऐसा न होता तो अक्सू साम्राज्य में उन्हें इस तरह से तिरस्कृत न किया जाता। कैरेन के स्वभाव के कारण वह लौरा को कोई भी गंदा काम करने की अनुमति नहीं देगा, खासकर अगर इससे आम लोगों पर असर पड़ेगा। हालांकि कैरेन को बचपन से ही व्यापार करना पसंद नहीं था, लेकिन माकी परिवार में पले बड़े होने के कारण वह लौरा की स्थिति को समझ सकते थे। लौरा तुरंत अपने पिता की ओर दौड़ी और बोली, पिताजी क्या आपने अपना प्रयोग पूरा कर लिया है? कैरेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं लगभग सफल हो ही गई थी। शायद मुझे बस 1-2 जादू में थोड़ा बदलाव करना होगा। वैसे मैं अपने प्रयोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपको भोजन का भंडारण नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, भले ही इससे हमें कितना भी लाभ क्यों न हो। लौरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पिताजी, निश्चिंत रहें, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे बस यही डर है कि क्योंकि हमने ये कदम नहीं उठाया तो दूसरे लोग ऐसा करेंगे और जल्द ही हम परसेल डची में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। कैरेन ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, चाहे दूसरे लोग ऐसा करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। निराश होकर लौरा मन ही मन बड़बड़ाती है। जाहिर है वह अभी भी इस व्यापारिक रणनीति को जारी रखना चाहती है। तभी कुन ने कहा, लौरा तुम्हारे पिता सही कहते हैं, इस तरह से व्यापार करना अच्छा नहीं है। एक पल के लिए हैरान होकर लौरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुन भी उसके विचार का विरोध कर रहा है। व्यापारियों के लिए इस स्थिति से अधिकतम लाभ उठाना ही स्पष्ट रूप से उनका कर्तव्य था, तो फिर कुन भी इस विचार का विरोध क्यों कर रहा था? लौरा के असमंजस भरे चेहरे को देखकर कुन मुस्कुराया और बोला, कैरेन, लौरा कृपया बैठिए। वे कुन के सामने बैठ गईं, ठीक वैसे ही जैसे छात्र अपने शिक्षक के सामने बैठते हैं। कुन उन दोनों को देख रहा था, हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, लौरा, व्यापारियों के लिए मुनाफा बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही बात मैंने हमेशा तुमसे कही है और शायद यही कारण है कि तुम अपनी प्रस्तावित व्यावसायिक रणनीति पर अड़ी हो, है ना? लौरा ने सिर हिलाया। फिर कुन ने कहा, लौरा तुम्हें याद रखना होगा कि व्यापारियों को सिर्फ मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें दूरगामी सोच रखनी चाहिए और तात्कालिक हितों के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अभी इका मैदानों में फैले कीटों के प्रकोप से परसेल डची संकट में पड़ जाएगी और जब तक हम जमा किए गए खाद्य भंडार को बेचते रहेंगे हम इस स्थिति से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे।
लेकिन इस रणनीति में दूरगामी सोच की कमी है। कैरेन को इस तरह के विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह वहां बैठे बैठे सुन नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर लॉरा ने बड़ी दिलचस्पी से सुना, लेकिन कुन की बातें उसे समझ नहीं आईं। कुन ने कैरेन से उम्मीद छोड़ दी थी। फिर उसने लॉरा से कहा, लॉरा, परसेल परिवार साम्राज्य में एक शक्तिशाली ताकत है और इस संकट का सामना करने में सक्षम है। अगर हम उनके इस कठिन समय में भोजन जमा करते हैं तो यह उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इससे परसेल परिवार पहले ही नाराज हो चुका है, इसलिए अगर हम आज कुछ कमा भी लेते हैं तो भविष्य में हम उनके साथ सहजता से सहयोग नहीं कर पाएंगे। लॉरा एक बुद्धिमान महिला थी और अधिकांश व्यापारियों की तरह लालची व्यापारी नहीं थी, इसलिए उसने कुन की बात समझ ली और सहमति में सिर हिलाया। भले ही माँ की परिवार शक्तिशाली था, लेकिन इस दुनिया की असली ताकत उन महान पुराने कुलीन परिवारों के हाथों में थी, जिनमें परसेल परिवार भी शामिल था। एक बार अगर वे नाराज हो गए तो भविष्य में परसेल रियासत में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। माँ की परिवार और परसेल परिवार के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए भी उन पर दबाव बना रहेगा। इसका सीधा असर हिगनबाना स्टो पर पड़ेगा, क्योंकि आखिर वह परसेल रियासत में ही स्थित था। लॉरा के सहमति जताने के बाद कुन ने आगे कहा, परसेल डची में स्थित हिगनबाना नामक हमारे स्टो की प्रतिष्ठा बनाने में हमने इतने वर्षों का जो प्रयास किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसे स्थापित करना आसान नहीं था और एक बार खो जाने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना तो और भी कठिन है। अभी यदि हम आपके सुझाव का पालन करते हैं तो शायद हम थोड़ा बहुत कमा लें, लेकिन जल्द ही व्यापार करना संभव नहीं रहेगा। कुन की बातें सुनकर लॉरा बुरी तरह डर गई। अगर हिगानबाना की प्रतिष्ठा सचमुच धूमिल हो जाती है तो इसका मतलब होगा परसेल कबीले और झाओ दोनों का सहयोग खो देना, यानी वे पल भर में सब कुछ खो देंगे। लॉरा को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि परसेल डची में कारोबार खोने के बाद उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाएगा, जो कि कबीले द्वारा शादी के लिए भेज दिया जाना था। कुन भयभीत लॉरा को देख रहा था। फिर उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, लॉरा, तुम्हें याद रखना होगा कि व्यवसाय बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम हर काम करके अधिक मुनाफा कमाओगी। कुछ चीजें संभव हैं, कुछ नहीं। इसलिए इस बार हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे सामान्य कीमत पर बेचना चाहिए। कुन के ऐसा कहते ही लॉरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है दादाजी कुन, हम वही करेंगे जो आपने सुझाया है। हालांकि भले ही हम बहुत सारा सामान जमा कर लें, दूसरे व्यापारी भी ऐसा ही करेंगे। जब समय आएगा तो सारा माल बिक जाने के बाद हम कीमत को स्थिर नहीं रख पाएंगे। कुन ने सिर हिलाया और कहा, फिलहाल हम तुरंत आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करके कम से कम 4 सप्ताह के लिए खाद्य सामग्री मंगवा लें। भले ही हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, हम उन्हें सामान्य कीमत पर ही बेचेंगे। लॉरा ने सिर हिलाया और तुरंत एक पत्र लिखा, जिसे उसने नीर को भेजने के लिए दे दिया। हालांकि करेन का ध्यान कहीं और था, लेकिन कुन के पास व्यापारी होने का अनुभव था, इसलिए इस बार कुन की बातों ने उसे सही निर्णय लेने का एहसास दिलाया। आखिरकार परसेल डची में हिगानबाना स्टोर श्रृंखला की प्रमुख के रूप में लॉरा का निर्णय कई लोगों को प्रभावित करेगा। पत्र भेजने के बाद लॉरा कुन के सामने गई और बोली, दादाजी कुन, लगता है हमें कुछ करना ही होगा, इससे पहले कि दूसरे व्यापारी अनाज की कीमतों पर असर डालें। अगर कीमत बहुत बढ़ गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें अनाज खरीदना बहुत कठिन हो जाएगा। कुन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, एका मैदानों में फैले इस प्रकोप से परसेल कबीले को निश्चित रूप से परेशानी होगी, और भले ही वे इसे थोड़े समय में हल करना चाहें, ये संभव नहीं होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर कुछ लालची व्यापारी भोजन की आपूर्ति को जमा कर लेंगे और इसकी खबर फैलाकर खाद्य संकट को और बढ़ा देंगे, जिससे आम लोगों पर बोझ और बढ़ जाएगा। लॉरा ने माथे पर शिकन डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या करना है। फिलहाल वे यही कर सकते थे कि जितना हो सके उतना खाद्य सामग्री का भंडार कर ले, ताकि जब खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़े तो वे उन्हें सामान्य दर पर बेच सकें। 2 दिन बाद उनके अनुमान के विपरीत उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अन्य व्यापारियों ने खबर नहीं फैलाई, मानो उन्हें इका के मैदानों में हो रही घटनाओं के बारे में पता ही न हो। हालांकि लॉरा को अपने लोगों से एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि आसपास के अनाज उत्पादक क्षेत्रों में कीमतें बढ़ने लगी हैं। सौदेबाजी के बाद भी वे कुछ सामान प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि अन्य व्यापारियों की बोलियां अधिक थीं। दुर्भाग्य से लॉरा के पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। भले ही वह बहुत सारा अनाज खरीदना चाहती, उसके पास सीमित संसाधन थे। कुछ कुलीन परिवारों का समर्थन प्राप्त बड़ी कंपनियों की तुलना में उसके पास ऐसा कोई समर्थन नहीं था। यहाँ तक कि माँ की परिवार भी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए वह अन्य बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए। लॉरा ने सोचा कि वह बांस के चावल जैसे सस्ते अनाज खरीद सकती है। दुर्भाग्य से वह एक भी दाना नहीं खरीद पाए। बड़ी कंपनियों ने इतनी चालाकी दिखाई कि उन्होंने बांस के चावल भी ऊंची कीमत पर खरीद लिए। लॉरा ने बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए उन बड़ी कंपनियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इस मुद्दे का जिक्र किया, उसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया गया। जाहिर है ये कंपनियां धन कमाने के इस शानदार अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थीं। अंततः लॉरा ने अन्य व्यापारियों से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उससे बचते रहे, इसलिए वह सफल नहीं हो सकी। हालात देखकर लॉरा हताश हो गई। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि आम लोग क्या खाएंगे, बल्कि उसे डर था कि एक बार उनका स्टॉक खत्म हो गया तो हिगानबाना स्टो की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। कुन ये देखकर सचमुच हैरान रह गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां निर्दयता से काम कर रही थी और टन अनाज का भंडार जमा कर रही थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि आम लोग जिएंगे या मरेंगे। अब कुन को समझ में आया कि कंपनियों ने खबर क्यों नहीं फैलाई। इसका मकसद था कि वे टन अनाज का स्टॉक कर लें, जिससे कीमत बढ़ जाए। फिर खबर फैलने पर उन्हें भारी मुनाफा होगा। टिप्पणियां।
नामों और शर्तों में जल्द ही और भी बदलाव किए जाएंगे। यह आखिरी अध्याय है जो बिना संपादित किए रहेगा। अगले अध्याय में हमारे पास एक संपादक होगा। वाह! इस अध्याय का अनुवाद और संपादन पूरी तरह से मेरे द्वारा किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। कृपया अनुवादक या लेखक की अनुमति के बिना इस सामग्री की प्रतिलिपि न बनाएं। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। एक व्यवसाय के रूप में लाभ कमाने के हर अवसर का लाभ उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। साथ ही ये जानना भी आवश्यक था कि किन अवसरों का लाभ उठाना है और किन मामलों को प्राथमिकता देनी है। इसका सीधा सा अर्थ था सही समय पर सही अवसर का लाभ उठाना और लाभ कमाने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना, अन्यथा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा इन अवसरों का लाभ उठाना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, अन्यथा व्यापारी पैसा कमाने के लिए पर्याप्त सफलता कैसे प्राप्त कर पाते। सबसे पहले ये पता लगाना आवश्यक है कि लोगों को क्या चाहिए और कौन से अवसर उपलब्ध हैं। फिर सहायता प्रदान करके आप लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी का इंतजार कर रही थीं। वे सही समय आते ही कीटों के प्रकोप की खबर फैला देंगी, फिर खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत बढ़ा देंगी, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होगा। कुन और लौरा को इस बात की चिंता सता रही थी कि परसेल परिवार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। क्या उनके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त भोजन था, या उन्होंने पहले ही कीटों के प्रकोप को रोक दिया था। इन दिनों फोर्ट बेन न्यू में तैनात जासूसों द्वारा भेजे गए पत्रों में बताया गया कि कीटों के सफाई में कोई प्रगति नहीं हुई है, बल्कि कीटों के प्रकोप ने लगभग 10 वर्ग किलोमीटर गेहूं के खेतों को नष्ट कर दिया था और परसेल कबीले को इस संकट से निपटने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। कुन और लौरा पुस्तकालय में बैठकर इस स्थिति से निपटने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक नौकर कमरे में दाखिल हुआ, झुककर प्रणाम किया और बोला, मालकिन, परसेल परिवार के विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। लौरा और कुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें परसेल परिवार की प्रतिक्रिया इतनी धीमी होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि प्रतिक्रिया धीमी थी, पर अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। परसेल परिवार को लगा था कि वे इस कीट पतंगों के प्रकोप को आसानी से रोक लेंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वे इस कीट पतंगों के प्रकोप को रोकने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, अब ये प्रकोप बेकाबू हो चुका है। उनका अगला कदम घटते खाद्य उत्पादन से निपटने के लिए भोजन का भंडार जमा करना था। उन्हें अतीत में भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उन्होंने तुरंत वाणिज्य मंडल के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस बातचीत का उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या वे आने वाले खाद्य संकट से निपटने के लिए अधिक भोजन तैयार कर सकते हैं। लेकिन परसेल परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी बड़ी संस्था उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दे पाएगी। इसके विपरीत उन्होंने इस मुद्दे से बचने की कोशिश की, जिससे परसेल परिवार की चिंता और बढ़ गई। फिलहाल परसेल परिवार के पास कोई और विकल्प नहीं था। अतीत में भी उन्हें कई बार खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे हालात इतने गंभीर नहीं थे जितने कि अब हो रहे थे। इस बार इका मैदानों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। ठीक इसी वजह से बड़ी व्यावसायिक कंपनियों ने थोड़ी धीमी गति से काम किया। ये समूह परसेल डची में भारी मुनाफा कमाने के लिए तैयार थे, तो वे इस अवसर को हाथ से जाने कैसे दे सकते थे। परसेल परिवार ने पीछे हटकर हर चीज पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान परसेल परिवार ने अपने इकलौते विदेश मामलों के प्रमुख लौरा से संपर्क किया। विदेश मामलों के प्रमुख होने के नाते उनका दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा था। ये स्टर्न परसेल थे। लौरा स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि दूसरा पक्ष क्यों आ रहा है और स्टर्न के उच्च पद के कारण उसे उनका स्वागत करना ही होगा। इसलिए उसने उन्हें बैठक कक्ष में आमंत्रित किया। जब लौरा और कुन वहां पहुंचे तो उन्होंने स्टर्न को बैठक में चाय पीते हुए देखा। हालांकि परसेल परिवार एक बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था, लेकिन कबीले के मुखिया के रूप में स्टर्न की स्थिति को देखते हुए उनका शांत रहना सराहनीय था। इससे पहले वह विभिन्न बड़ी कंपनियों के कई व्यापारियों से मिल चुका था। दुर्भाग्यवश परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। हालांकि वे बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे थे। स्टर्न को काफी अनुभव था और वह जानता था कि यह सब दिखावा है। ये स्पष्ट था कि वे मदद करने में देरी कर रहे थे। इस बार उनके लिए परसेल परिवार एक बड़ी मछली थी जिसे उन्हें पकड़ना था। हालांकि स्टर्न उन फर्मों की हरकतों से नाराज थे, लेकिन उनकी ताकत को देखते हुए वे चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि परसेल परिवार इस संकट से उबर जाएगा। ये जानना जरूरी है कि परसेल परिवार का 1000 साल का इतिहास था, जो कोई मजाक नहीं था। ये व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठाकर खूब धन कमाना चाहते थे। हालांकि परसेल परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अगर वे कंपनियां परसेल परिवार की जड़ों को हिलाना चाहती तो यह नामुमकिन था। जब तक परसेल परिवार की नींव मजबूत थी, वे आसानी से वापसी कर सकते थे। यह मत भूलिए कि परसेल कबीले का इलाका अब एक डची बन चुका था। अगर वे यहाँ व्यापार करना चाहते थे तो उन्हें परसेल कबीले के करों का भुगतान करना पड़ता। बड़ी कंपनियां भले ही खूब पैसा कमा सकती थीं, लेकिन परसेल डची में उनके भविष्य के कारोबार भी होते। भविष्य में परसेल कबीला उन पर भारी कर लगा सकता था और जल्द ही अपने मौजूदा नुकसान की भरपाई कर सकता था। स्टर्न को समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यापारी परसेल परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए था? उन्हें इस पर यकीन नहीं था। ये बड़ी कंपनियां कई वर्षों से मुख्य भूमि पर मौजूद थीं और इसके पीछे एक कारण भी था। उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, है ना? क्या वे सचमुच परसेल परिवार को नष्ट करना चाहते थे?
इन सब बातों के बारे में सोचते हुए भी स्टर्न का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। वह परसेल कबीले के बाहरी मामलों का प्रभारी था। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि माउंट ताएक के ढह जाने पर भी, अपने चेहरे के भाव न बदले। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। स्टर्न ने ऊपर देखा और लॉरा और कुन को देखा। वो उन्हें स्वाभाविक रूप से जानता था क्योंकि वे परसेल डची के भीतर हिगानबाना फर्म 2 के प्रमुख थे, जिसे एक बड़ी फर्म माना जा सकता था। स्टर्न ये भी समझ गया था कि लॉरा को पता होगा कि परसेल डची का मौजूदा कारोबार किस लिए है। फर्म की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची नहीं थी और यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यवसाय भी उसे नीची नजर से देखते थे। हालांकि परसेल डची में हिगानबाना फर्म का प्रभाव कम नहीं था। लॉरा दाहिनी ओर के दरवाजे से अंदर आए। उसने स्टर्न को शिष्टाचारपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, लॉरा, स्टर्न एल्डर को नमस्कार करें। मैंने एल्डर को इंतजार कराया और मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। स्टर्न दिखावा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह झट से खड़ा हुआ, लॉरा की ओर मुड़ा और शिष्टाचारवश बोला, श्रीमती लॉरा बहुत दयालु है। आज मैंने आपसे मिलने की अनुमति ले ली है। आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगी। कुन और स्टर्न ने भी एक दूसरे का अभिवादन किया। परसेल डची में लगभग सभी लोग कुन की प्रतिष्ठा से अवगत थे। स्टर्न ने स्वाभाविक रूप से कुन का अपमान नहीं किया। जब छोटा समूह बैठ गया तो लॉरा ने स्टर्न की ओर देखा और कहा, स्टर्न एल्डर, मैं जानती हूं कि आप क्यों आए हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं वास्तव में आपकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। स्टर्न को लॉरा से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था। बड़ी कंपनियों के अन्य लोगों से बात करते समय अगर वे वाक्पटुता नहीं दिखा रहे होते तो वे पहले आधे दिन तक बोलते रहते, फिर बातचीत सवालों में बदलती। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉरा मुख्य विषय पर सबसे पहले बोलेगी। स्टर्न ने लॉरा की ओर हैरानी से देखा और पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस लॉरा का क्या मतलब है। लॉरा ने स्टर्न को देखा और मुस्कुराए। सच कहूं तो स्टर्न साहब, हमें इका मैदानों पर आए विपत्ति के बारे में पहले से ही पता था। मैं परसेल कबीले की भविष्य में होने वाली खाद्य कमी को दूर करने में मदद करने के लिए अनाज इकट्ठा करने को तैयार थी। दुर्भाग्य से हमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। मैं भोजन इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर मैं चाहूं भी तो सस्ते में नहीं ले सकती। फिलहाल हिगानबाना फर्म के पास 7 दिनों तक बेचने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। 7 दिनों के बाद हिगानबाना फर्म के पास बेचने के लिए कोई भोजन उपलब्ध नहीं होगा। स्टर्न ने लॉरा की ओर देखा। वह ये देखना चाहता था कि वह सच बोल रही है या झूठ। दरअसल वह पहले से ही उसकी बातों पर विश्वास कर चुका था, कम से कम इसलिए क्योंकि वह सीधे मुद्दे पर आ गई थी। उसने अपने ये विचार किसी को नहीं बताए। लॉरा की ओर देखते हुए स्टर्न ने कहा, क्या आप सचमुच ऐसा कह रही हैं, मिस लॉरा? लॉरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच हो या झूठ, स्टर्न एल्डर अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पिता किस तरह के इंसान हैं। इस बार मेरे पिता चाहते थे कि मैं कीमतों को स्थिर करूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास पूंजी होने के बावजूद ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। कुछ समय पहले मैंने उनसे इस मामले पर चर्चा करने और परसेल के सार्वजनिक अनाज की कीमतों को स्थिर करने की कोशिश की थी। फिर भी अंत में मुझे मना कर दिया गया। सच में कोई रास्ता नहीं बचा है। स्टर्न के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ये लोग परसेल परिवार का फायदा उठाना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हम इतने सीधे साधे हैं? इस बार जब तक मिस लॉरा खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ाने में शामिल नहीं होंगी, भविष्य में परसेल परिवार याद रखेगा और आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। लॉरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं स्टर्न एल्डर का धन्यवाद करती हूँ। सच कहूं तो मैं इस मामले में ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं अनाज का स्रोत खोजने की कोशिश करूंगी। अगर कोई प्रगति होती है तो मैं परसेल परिवार से जरूर मिलूंगी। स्टर्न एल्डर निश्चिंत रहें। स्टर्न ने लॉरा की ओर देखा। तो मैं परसेल परिवार की ओर से सुश्री लॉरा को धन्यवाद दूंगा। यदि सुश्री लॉरा को अनाज का स्रोत मिल जाता है तो परसेल परिवार आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। लॉरा ने सख्ती से कहा, कृपया निश्चिंत रहें स्टर्न बुजुर्ग। यदि हमें भोजन का कोई और स्रोत मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से बाजार में कीमतों को स्थिर करने में मदद करेंगे। ये केवल परसेल परिवार के लिए नहीं बल्कि परसेल डची के नागरिकों के लिए है। स्टर्न खड़े हुए और बोले, ठीक है, मैं अलविदा कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस लॉरा अपना वादा निभाएंगी। उन दोनों को अलविदा कहने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। लॉरा और कुन ने उससे विदा नहीं किया। अब उन्हें खाने की समस्या की चिंता करनी थी। जैसा कि लॉरा ने कहा था, हिगानबाना स्टोर में केवल 7 दिन का ही राशन बचा था। 7 दिन बाद सस्ता खाना जैसी कोई बात नहीं मिलेगी। केवल महंगे सामान ही मिलेंगे और परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ने लगेंगी। दुर्भाग्यवश उनके पास अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। आसपास के क्षेत्र अन्य बड़ी कंपनियों के स्वामित्व में थे, इसलिए उनसे सस्ता भोजन प्राप्त करना संभव नहीं था। यदि वे दूर के स्थानों से खरीदने का निर्णय लेते तो माल परिवहन की लागत बहुत अधिक होती और अंततः उसकी कीमत स्थानीय महंगे भोजन के लगभग बराबर ही हो जाती। 2 दिन बीत जाने के बाद भी लॉरा को खाने का कोई और जरिया नहीं मिला। चिट्ठी लिखते हुए उसने कुन की तरफ देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, दादा कुन, लगता है इस बार खाने पीने की चीजों की कीमतें जरूर बढ़ेंगी। टिप्पणियां। कुछ नाम शब्द पुराने अनुवादों और LNMTL से लिए गए हैं। इस अध्याय का MTL अनुवाद किया गया है। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। नील सुवान को मदद करने के लिए धन्यवाद। पाद टिप्पणी हमारे संपादक द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1. हर कहानी में एक पौराणिक पर्वत ताय का जिक्र जरूर होता है। 2. बी अनहुआ शमसिंह अब हिगानबाना फर्म है।
शन सिंह का सामान्य अर्थ फर्म होता है, जैसे कोई व्यावसायिक फर्म, जबकि बीएन हुआ जापानी भाषा में चीनी अक्षरों का प्रयोग है और इसका शाब्दिक अर्थ स्पाइडर लिली है, जो माकी परिवार का प्रतीक है। लेखक ने जापानी भाषा का प्रयोग क्यों किया, यह मत पूछिए। मूल ट्रुंग संस्करण केवल बयान हुआ बना था, जिसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है सिवाय दूसरे किनारे का फूल के, जो वास्तव में रेड स्पाइडर लिली या रेड मैजिक लिली, मैजिक लिली एक अन्य प्रयोग करने योग्य नाम है, को संदर्भित कर सकता है, भले ही इसका चीनी नाम मंजूशा हुआ या मैंजूशा हुआ हो, जो फर्म का उतना अच्छा नाम नहीं है। पिछले अध्याय 141 में बताया गया है कि माकी परिवार ने हिगानबाना नाम का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका दूसरा नाम रेड मैजिक लिली है, जो उनके द्वारा बेचे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। लाल स्पाइडर लिली कब्रिस्तानों के पास खिलती है और इसलिए इसे मृतकों से जोड़ा जाता है। जापानी लोककथाओं के अनुसार ये संजू नदी के किनारे खिलती है, जो ग्रीक की स्टिक्स नदी के समान जापानी बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध है। इसलिए दूसरे किनारे का फूल का चीनी नाम इस फूल से जुड़ी इस लोककथा से संबंधित हो सकता है। बेशक मेरे विचार से बाना की तुलना में हिगानबाना नाम अधिक उपयुक्त है। स्पाइडर लिली के बजाय हिगानबाना का उपयोग करने का एक मुख्य कारण यह है कि लोग अभी भी ट्रुंग के बाना नाम से परिचित हैं और मुझे लगता है कि हिगानबाना नाम पाठकों को इसकी जापानी जड़ों की याद दिलाएगा। मुझे स्पाइडर लिली या मैजिक लिली किसी फर्म के लिए उपयुक्त नाम नहीं लगते, जबकि हिगानबाना दोनों नामों और उनके अर्थों को ध्यान में रखता है। क्विन जॉन एक असहाय था। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः उन्हें किफायती अनाज नहीं मिल पाया। ऐसा लग रहा था कि ये कीमतें जो नहीं बढ़नी चाहिए थीं, आखिरकार बढ़ ही जाएंगी। लॉरा ने चिट्ठी नीचे रखी और मुस्कुराने की कोशिश की। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो हमें नुकसान ही होगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ सस्ता खाना मिला है, लेकिन वह बहुत कम है। वह मुश्किल से 10 दिन ही चलेगा। उसके बाद मुझे डर है कि हमें चावल का एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। जब एका मैदान की घटना की खबर फैलेगी तो मुझे डर है कि वे व्यापारी भी ऐसा ही करने लगेंगे। क्विन जॉन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यह सबसे भयावह हिस्सा नहीं है। अगर एका मैदानों से उत्पादन नहीं हुआ तो पूरे परसेल डची की खाद्य आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाएंगी। इसके अलावा उन्हें अगले वर्ष के लिए न्यूनतम मात्रा में अनाज का भंडार भी रखना होगा। अगले कुछ महीनों तक खाद्य पदार्थों की कीमतें गिरेंगी, लेकिन परसेल डची कितना अनाज जुटा पाएगी? इतनी बड़ी खाद्य कमी परसेल कबीले को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जब ऐसा होगा तब तक कितने आम लोग भोजन से वंचित रह जाएंगे। लॉरा ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अब वे ऐसी स्थिति में थे जहां वे मदद नहीं कर सकते थे और केवल यही आशा कर सकते थे कि परसेल परिवार इस बाधा को पार कर लेगा। इसी समय एक नौकर अंदर आया और लॉरा से कहा, मालकिन, श्री झाओ हाई के योद्धा अनुयायी ने आपसे मिलने का अनुरोध किया है। लॉरा और क्विन जॉन कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर लॉरा ने तुरंत कहा, उसे जल्दी अंदर बुलाओ। अब लॉरा के लिए झाओ हाई का महत्व और भी बढ़ गया था। पहले जब लॉरा स्टोनी माउंटेन से लौटी थी तो वह तुरंत ग्रीन द्वारा यहां रखे गए जंगली बछड़े को देखने गई थी। लॉरा के अवलोकन से एक बात स्पष्ट हो गई। जब झाओ हाई ने कहा था कि उसके शल्कित जंगली जानवर सबसे अच्छे हैं, तो उसने सचमुच यही कहा था। झाओ हाई के शल्कित जंगली जानवर वाकई बहुत अच्छे थे। भले ही वे दिखने में सामान्य शल्कित जंगली जानवरों जैसे ही लगते थे, लेकिन उनकी सहनशक्ति, गति और यहां तक कि रक्षा क्षमता भी उनसे कहीं बेहतर थी। यहां तक कि दूसरे स्तर के जादुई जानवर भी शल्कित जंगली जानवरों की बराबरी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से लॉरा झाओ हाई को अधिक महत्व देती थी। उसे वास्तव में यह बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती थी कि झाओ हाई साधारण चीजों को भी अपने हाथों से गुजरते ही इतना बेहतर कैसे बना देता था। कुछ ही देर में ग्रीन अंदर आ गया। इस बार ग्रीन सबसे पहले लॉरा को तेल पहुंचाने आया था। उसका दूसरा काम मक्का लादने के लिए बोरे खरीदना था। अंत में वह लॉरा से भोजन की समस्या पर बात करने भी आया था। यहां आने से पहले ग्रीन झाओ हाई के साथ एका मैदानों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेने गया था। इस बार उन्होंने एका मैदानों की उत्पादन करने में असमर्थता की पुष्टि की, जो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। झाओ हाई ने लगभग 7 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र में कास्ट पेस्ट का प्रयोग किया था। परसेल कबीले की कीटों के प्रकोप से निपटने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा था कि नुकसान केवल लगभग 70 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र तक ही फैलेगा। 3 जब वे एका के मैदानों का निरीक्षण करने आए तो उन्होंने पाया कि कीटों का प्रकोप बेकाबू था। चूंकि वे निकट जाने का साहस नहीं कर पाए, इसलिए वे पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए कि कीटों का सफाया अब तक क्यों नहीं हुआ था। लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि परसेल कबीले के पास शायद इन कीटों से निपटने का कोई कारगर तरीका नहीं था। हालात देखकर झाओ हाई ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह वापस अंतरिक्ष में गया और मक्का बोने के बजाय बांस के चावल बोने लगा। बांस की फसल की पैदावार मक्के से अधिक थी, लेकिन समस्या ये थी कि बांस की फसल से चावल की भूसी नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए इससे केवल बांस की फसल और कुछ चावल के छिलके ही प्राप्त होते थे। चावल के छिलके भी कोई खास उपयोगी नहीं थे, इसीलिए झाओ हाई ने बांस की फसल ज्यादा नहीं उगाई थी। अब एका मैदानों की स्थिति को देखते हुए झाओ हाई ने अपने पूरे क्षेत्र में सभी खेतों में बांस की फसल उगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि तिल के पेड़ों को भी जगह नहीं दी गई। बांस चावल की उत्पादन गति बहुत तेज थी। एक म्यूट लगभग 100 किलोग्राम भूमि पर 5000 किलोग्राम से अधिक उत्पादन संभव था। इसके अलावा कम जगह में भी इसकी पैदावार 5वें स्तर की फसल के बराबर थी और ये लगभग 10 घंटे में पक जाती थी। यह एक ही मौसम में उगने वाली फसल थी। पकने के बाद इसकी कटाई केवल एक बार ही की जा सकती थी और फिर दूसरी फसल लगानी पड़ती थी। एक दिन में 2 बार कटाई की जा सकती थी।
दूसरे शब्दों में, झाओ हाई में एक म्यूट लगभग 100 किलोग्राम भूमि पर प्रतिदिन कम से कम 10,000 किलोग्राम से अधिक बांस चावल प्राप्त किया जा सकता था। प्रति म्यूट 10,000 किलोग्राम भोजन का उत्पादन बहुत अधिक था, लेकिन झाओ हाई का इससे लाभ कमाने का कोई इरादा नहीं था। इस बार एका मैदानों की स्थिति पूरी तरह से उसके कार्यों के कारण बिगड़ गई थी, जिससे उसका अंतरात्मा बेचैन हो रहा था। झाओ हाई ने लगभग 10 लाख किलोग्राम मक्का और लगभग 5 लाख किलोग्राम बांस चावल बचाकर रखा था। इस समय उन्होंने ग्रीन को इन तीनों मामलों को निपटाने के लिए कासा शहर भेजा। इसके अलावा उन्हें कासा शहर की स्थिति का अवलोकन भी करना था। ग्रीन इस समय 5 जंगली जानवरों से भरी अपनी गाड़ियों को खींचते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके साथ साथ कई ज़ॉम्बी भी थे जो दूसरी गाड़ियों को चला रहे थे। ये ज़ॉम्बी देखने में बिल्कुल आम इंसान जैसे लगते थे। केवल एक उच्च कोटि का योद्धा या जादूगर ही उनकी असलियत को पहचान सकता था। इसीलिए ग्रीन ने उन्हें अपने साथ ले जाने का साहस किया था। गाड़ी अखरोट के तेल से भरी हुई थी जिसे वे लौरा को बेचने वाले थे। झाओ हाई द्वारा उत्पादित अखरोट का तेल अन्य अखरोट के तेलों से कहीं बेहतर था, लेकिन झाओ ने इसकी कीमत बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। कम से कम अभी तो नहीं। कासा शहर की स्थिति देखकर ग्रीन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि लोग अनाज चुरा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। सभी लोग सामान्य जीवन जी रहे थे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कोई संकेत नहीं था। ग्रीन ने हिगनबाना फर्म की मूल्य सूची भी देखी और पाया कि कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इससे वह हैरान रह गया। मन ही मन उसने सोचा, क्या परसेल परिवार के पास वाकई पर्याप्त अनाज है? ये तो अजीब बात है। ग्रीन द्वारा अपनी पहचान उजागर करने और लौरा से मिलने की इच्छा जताने के बाद नौकर ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। नौकर तुरंत लौरा को सूचित करने गया, जिसने तुरंत ग्रीन को पिछवाड़े के बैठक कक्ष में आमंत्रित किया। नौकर ने ग्रीन को रास्ता दिखाया और वह जल्द ही बैठक कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा कि लौरा, क्वीन जॉन और निया पहले से ही बैठक कक्ष में खड़े उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। ग्रीन ने कोई दिखावा नहीं किया और लौरा को अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मैं मिस लौरा को नमस्कार करता हूं। लौरा ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, महोदय बहुत ही विनम्र है। चूंकि महोदय मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। महोदय कृपया अंदर आइए। इतना कहते ही उन्होंने ग्रीन को बैठक कक्ष में प्रवेश करने का इशारा किया। बैठक कक्ष में बैठने के बाद लौरा ने बिना किसी झिझक के सीधे ग्रीन से पूछा, सर, मुझे नहीं पता कि किस बात के लिए आप कासा सिटी आए हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? ग्रीन मुस्कुराया और बोला, श्रीमती लौरा बहुत ही विनम्र है। इस बार हम आपको थोड़ी परेशानी देने आए हैं। हमने कुछ समय पहले तेल निकालने की मशीन खरीदी थी और औपचारिक रूप से तेल निकालना शुरू कर दिया है। इस बार मेरे पास 10,000 किलोग्राम तेल है और मैं श्रीमती लौरा से इसे बेचने में मदद करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि श्रीमती लौरा सहमत होंगी या नहीं। लौरा एक पल के लिए हैरान रह गई और उत्सुकता से बोली, आपने तो उत्पादन शुरू ही कर दिया। साहब की हरकतें वाकई बहुत तेज हैं, लेकिन कृपया मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करें। मैं पहले अखरोट के तेल की गुणवत्ता की जांच करना चाहती हूँ। ग्रीन मुस्कुराया और बोला, ये तो सामान्य बात है। अखरोट का तेल हमने खुद बनाया है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कृपया मिस लौरा, बाहर जाकर अखरोट के तेल की जांच कर लीजिए। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और उन्हें बाहर की ओर इशारा किया। लौरा और क्वीन जॉन उठे और ग्रीन के साथ दरवाजे से बाहर चले गए। तब तक ग्रीन ने मरे हुओं से गाड़ियों को पिछवाड़े में ले जाकर ठीक से खड़ा करवा दिया था। लौरा ने उन कोचवानों को देखा जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। उसे लगा कि वे कुछ हद तक बेजान लग रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। दूसरी ओर क्वीन जॉन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह जानता था कि ये योद्धा कोचवान जो इंसानों जैसे दिख रहे थे, असल में मरे हुए थे और स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बी थे। लौरा आगे चल रही थी और क्वीन जॉन ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। लौरा ने क्वीन जॉन को हैरानी से देखा, जबकि क्वीन जॉन के चेहरे पर ज़ॉम्बीज की ओर चौकस निगाहें थीं। इन ज़ॉम्बीज को देखने से पहले क्वीन जॉन जानता था कि सामान्य ज़ॉम्बीज इन कोचमैन जैसे नहीं होते। सामान्य ज़ॉम्बीज के शरीर सड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ये कोचमैन ज़ॉम्बीज देखने में आम इंसान जैसे लगते थे, जिसका मतलब था कि वे उच्च श्रेणी के थे। उच्च श्रेणी के ज़ॉम्बीज आमतौर पर जहरीले होते हैं और अगर जहर की थोड़ी सी मात्रा भी किसी इंसान के संपर्क में आ जाए तो वह बहुत घातक साबित हो सकती है। क्वीन जॉन को ग्रीन द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर लौरा इन ज़ॉम्बीज से टकरा गई तो वह उनसे संक्रमित हो सकती है। चूंकि लाश जहरीली थी, इसलिए स्थिति और भी पेचीदा हो गई थी। ग्रीन ने उनकी प्रतिक्रिया देखी, मुस्कुराया और कहा, श्री क्वीन जॉन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे मेरे सेवक हैं। उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए उनके शरीर से स्वाभाविक रूप से जहर नहीं निकलेगा। वे केवल लड़ाई के दौरान ही ऐसा करेंगे। कृपया चिंता न करें। क्वीन जॉन ने लौरा पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए राहत की सांस ली। लौरा ने उत्सुकता से कोचवानों को देखा। फिर उसने ग्रीन की ओर सिर घुमाकर पूछा, महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि ये लोग श्री झाओ के सेवक हैं? क्या ये मरे हुए लोग हैं? ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ वे हैं। मास्टर ने हाल ही में उन्हें वश में किया है। एक रहस्यमय ज़ोंबी परिष्करण विधि से वे बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हैं। वास्तव में वे मरे हुए हैं। लौरा को ग्रीन की बातों पर कोई शक नहीं था। ऐसे कई काले जादूगर थे जो इस तरह के रहस्यमयी काले जादू का इस्तेमाल करते थे। कुछ काले जादू तो ऐसे भी थे जो मरे हुओं को परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि इससे मरे हुओं का दर्जा तो नहीं बढ़ता था, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता था।
दरअसल महाद्वीप के काले जादूगर अपने मरे हुए प्राणियों की शक्ति बढ़ाने के लिए कई तरीके खोज रहे थे। इसी कारण कई काले जादूगरों ने दवा और रसायन शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। रसायन शास्त्र के माध्यम से मरे हुए प्राणियों की शक्ति बढ़ाने की इस विधि के कई असफल प्रयासों के बाद महाद्वीप के कई काले जादूगरों ने हार मान ली। ये ज़ॉम्बी कंकालों जितने डरावने नहीं थे, इसलिए लॉरा ने उत्सुकता से उनकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फिलहाल ये लोग गाड़ी से बेमतलब आने के बाद बस वहीं खड़े थे, मानो उन्हें कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। ग्रीन ने तुरंत एक बड़ा लकड़ी का बैरल नीचे उतारा और उसे जमीन पर रख दिया। फिर उसने उसका ढक्कन खोला। लॉरा और क्वीन जॉन ने बैरल के अंदर देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। दोनों ही इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। एक नजर में ही वे समझ गए कि अखरोट के तेल की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। झाओ हाई का अखरोट का तेल एकदम साफ था, उसमें कोई अशुद्धि या गंध नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाला तेल था। लॉरा ने सिर हिलाया और ग्रीन से कहा, सर आप बैरल का ढक्कन वापस लगा सकते हैं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं भुगतान तैयार कर लेती हूँ। कृपया कमरे के अंदर वापस आ जाए। ग्रीन ने सिर हिलाया, बैरल को ढक दिया और लॉरा के पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया। टिप्पणियां। इस अध्याय का MTL अनुवाद किया गया है। सुझावों के लिए कृपया कमेंट जरूर करें। कृपया हमारे संपादक को उनके सभी परिश्रम, विशेष रूप से फुटनोट्स पर के लिए धन्यवाद दें। एक कुन झेंग। कुन एक अच्छा पश्चिमी नाम नहीं है, इसलिए क्विन एक अच्छा पश्चिमी पर्याय लगा। झेंग का अर्थ है धर्मी, ईमानदार, अच्छा। मैं उसका नाम गुड क्विन रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि झेंग का मतलब ये दिखाना था कि वह एक अच्छे, ईमानदार व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से हमारे लिए वास्तव में ऐसा करना लगभग असंभव है। आदरणीय क्विन, झेंग का उच्चारण हान ट्रेन प्रोपर मिल सकता है और हमने इसे थोड़ा पश्चिमी बनाने के लिए थोड़ा लंबा किया है। उसका पूरा नाम हमेशा कुन झेंग ही रहेगा, इसलिए ये जल्दी ही उबाऊ हो जाएगा। तो आपको बस क्विन जॉन ही मिलेगा। 2. माप के शौकीनों के लिए लेखक 3 अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करता है। वह वजन और भूमि क्षेत्र के लिए आधुनिक चीनी इकाइयों, अंतरिक्ष के भूमि क्षेत्र के लिए इंपीरियल और अमेरिकी प्रथागत मापन प्रणालियों, और लंबाई और ऊंचाई के लिए मीट्रिक प्रणाली का उपयोग करता है। मैंने आधुनिक चीनी इकाइयों को पूरी तरह से मीट्रिक प्रणाली से बदल दिया, अंतरिक्ष के भूमि क्षेत्र को म्यू इंपीरियल प्रणाली में ही रहने दिया। मूल माप 10,000 म्यू था, जिसे 6,666 वर्ग मीटर या 1650 एकड़ में परिवर्तित किया गया। मैंने वर्ग मीटर को चुना क्योंकि यह मापन का कहीं बेहतर रूप है। वर्ग किलोमीटर केवल 7 वर्ग किलोमीटर होगा। चूंकि मूल माप में अनिश्चितता का भाव था, इसलिए मैंने संख्या को 7 मिलियन तक पूर्णांकित कर दिया। इंपीरियल मापन प्रणाली को अलविदा। 3. यदि आपको अर्थशास्त्र के बारे में कोई भ्रम है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। 4. कुछ गणितीय संशोधन। झाओ हाई के खेत की वर्तमान उपज म्यू में मापी जाती है और एक म्यू 666.67 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इका मैदानों की तुलना में झाओ हाई के खेत में म्यू की मात्रा दहाई में है, जबकि मैदानों में ये हजारों में है। उन्होंने शुरुआत में इका मैदानों में 10,000 म्यू पर कीटनाशक का प्रयोग किया था, इसलिए आप दोनों जमीनों के बीच का अंतर देख सकते हैं। इसके बावजूद इस खेत की बेजोड़ वृद्धि दर अतुलनीय है। जहां अन्य जमीनों को बांस चावल की एक छोटी सी फसल उगाने में पूरा एक मौसम लग जाता है, वहीं झाओ हाई इससे कई गुना अधिक फसल उगा सकता है। मैंने अलग अलग माप क्यों किए? झाओ हाई के खेत में उपज म्यू में मापी जाती है, लेकिन मेरे अनुसार जमीन को मापने का बेहतर तरीका वर्ग मीटर है। 5. नी जिसे हम नय के रूप में देखते हैं। नी का पिनइन यही है। क्विन, लॉरा, ग्रीन, मैग और मैरन जैसे नामों की तरह उसके नाम को अधिक पश्चिमी बनाने के लिए हमने नय को न्य में बदलने का निर्णय लिया। पिनइन का उच्चारण करते समय ध्वनि न्य के समान थी। कमरे में लौटने के बाद लॉरा ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, सर के अखरोट के तेल की गुणवत्ता मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। मुझे आशा है कि भविष्य में आप जो तेल उत्पादित करेंगे वह मुझे फिर से बेचा जा सकेगा। मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। ग्रीन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, हमारा पहले से ही ऐसा समझौता था। मिस लॉरा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जो अखरोट का तेल उत्पादित करेंगे वह आपको ही बेचा जाएगा। लॉरा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यह अच्छा है। सर के वापस जाने के बाद कृपया श्री झाओ हाई को मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। ग्रीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस लॉरा वाकई बहुत विनम्र है। एक और मामला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसमें कुछ व्यावसायिक बातें भी शामिल हैं। लॉरा एक पल के लिए हैरान रह गई। सर, कृपया मुझे बताइए। ग्रीन हल्के से मुस्कुराया। मेरे मालिक ने हाल ही में अफवाहें सुनी है कि इका के मैदानों में कीटों का प्रकोप फैल गया है और इस साल वहां अनाज की पैदावार नहीं हो पाएगी। क्या आप जानते हैं कि यह बात सच है या झूठ? लॉरा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई को इस बारे में पता चल सकता है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमें भी यह संदेश मिला है। इस बार इका के मैदानों में कीटों का प्रकोप बहुत गंभीर है। कीट का प्रकार अज्ञात है और इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। इस साल इका के मैदानों में अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। लॉरा की बातें सुनकर ग्रीन को राहत मिली। उसने लॉरा से बस ये जानने के लिए पूछा था कि वह क्या जवाब देगी और उसे लगा कि लॉरा ने खुलकर जवाब दिया है। इससे उसे सुकून मिला और उसने कहा, तो क्या कांसास सिटी में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं? लॉरा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ऐसा ही होगा महोदय। खबर मिलते ही हमने तुरंत खाने पीने का सामान जमा करना शुरू कर दिया। ये कांसा शहर में खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए किया गया था, लेकिन अन्य कंपनियां हमसे पहले ही इस काम में जुट गईं।
उन्होंने पहले से ही अनाज का भंडार जमा करना शुरू कर दिया था। कासा शहर में कीमतें जल्द ही बढ़ने वाली हैं और मुझे इस बात की चिंता है। अगर हम भी कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं तो हम वाकई में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कासा शहर के कई लोगों को परेशानी होगी। अगर हम कीमतें नहीं बढ़ाते हैं तो हम अनाज की बिक्री नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर उसने ग्रीन की ओर देखा। सर, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लॉरा थोड़ी उत्साहित हो गई। वह लगभग खड़ी ही हो गई। चमकती आंखों से उसने आगे कहा, क्या श्री झाओ हाई के पास खाना है? क्विन जॉन ने भी ग्रीन को घूर कर देखा। ग्रीन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। हमारे हाथ में कुछ खाना है। ये कहने के बाद उसने 2 थैले लिए हुए उसके पीछे आए 2 मरे हुए लोगों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ग्रीन ने दोनों थैले उठाए और उन्हें खोला। एक में मक्के के दाने और दूसरे में मक्के का आटा दिखाई दिया। मिस लॉरा, यही हमारे पास भोजन है। इस महाद्वीप में पहले कभी इस तरह का भोजन नहीं देखा गया है। यह मक्का है और वह मक्के का आटा है। आप मक्के के दानों में सीधे पानी डालकर चावल की तरह उबाल सकती हैं, जबकि मक्के के आटे से रोटी बनाई जा सकती है। मास्टर ने इसे बनाने की विधि लिख दी है। उसने लॉरा को एक कागज का टुकड़ा दिया। लॉरा और क्विन जॉन ने बोरियों में रखे मक्के के दानों और मक्के के आटे को देखा। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि झाओ हाई ने ऐसी चीज कैसे बनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लॉरा तुरंत संभल गई। ग्रीन द्वारा दिए गए कागज को उठाया और ध्यान से पढ़ा। मक्के के दाने वाला तरीका सरल था, लेकिन बांस के चावल से थोड़ा अधिक कठिन था। मक्के का आटा तो और भी सरल था। लॉरा समझ गई कि दोनों को कैसे खाना है। लॉरा ने कागज नीचे रख दिया और ग्रीन की ओर मुड़कर पूछा, सर के पास कितना मक्का है? ग्रीन ने उंगली बढ़ाते हुए कहा, लगभग 10 लाख किलोग्राम, लेकिन संसाधित केवल कुछ लाख किलोग्राम ही संसाधित किए गए थे। लॉरा बड़बड़ाते हुए इधर उधर घूम रही थी। भगवान मेरी भी मदद करे, भगवान मेरी भी मदद करे। इस समय क्विन जॉन लॉरा की तुलना में अधिक शांत था। उसने ग्रीन की ओर मुड़कर पूछा, इन अनाजों की कीमत कितनी होगी? लॉरा ने क्विन जॉन का सवाल सुना और रुक गई। ग्रीन की ओर मुड़कर देखने लगी। उसे ये भी डर था कि कीमत बहुत अधिक हो सकती है और इसका उपयोग खाद्य संकट को कम करने में नहीं किया जा सकता। ग्रीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मास्टर ने कहा कि वे कासा शहर को कष्ट में नहीं देखना चाहते और न ही लोगों को भूख से मरते देखना चाहते हैं। भले ही इसका स्वाद उतना अच्छा न हो, लेकिन मास्टर इसे बांस के चावल के बराबर कीमत पर बेचना चाहते हैं। बेशक, अगर आप इसे इतनी कम कीमत पर बेचना चाहते हैं तो हम भी आपको इससे कम कीमत पर बेच देंगे। ग्रीन की बात सुनने के बाद लॉरा ने सिर झुकाया। फिर वह सीधी खड़ी हो गई और बोली, कासा शहर की जनता की ओर से मैं, लॉरा, श्री झाओ हाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बार हमारे हिगानबाना स्टोर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल श्रीमान के उत्पादों को बेचने और श्री झाओ हाई को उनके नेक आचरण के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। ग्रीन ने भारी मन से मुस्कुराने की कोशिश की। अगर वे लॉरा को बता देते कि कीड़ों का प्रकोप उन्होंने ही शुरू किया था, तो हो सकता है कि लॉरा खुद हथियार उठा ले और उसे जान से मारने की कोशिश करे। ग्रीन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मिस लॉरा बहुत दयालु हैं। इसके साथ ही जब आप 10 लाख किलोग्राम मक्का बेच देंगी तो हम खाद्य संकट हल होने तक प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम बांस चावल उपलब्ध करा सकते हैं। लॉरा और क्विन जॉन अचंभित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई वास्तव में प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम बांस चावल उपलब्ध कराएगा। यह मात्र 1,75,000 नहीं था, इतनी मात्रा में भोजन से परसेल डची खाद्य संकट से बच सकेगी। ग्रीन की ओर खाली निगाहों से देखते हुए लॉरा ने पूछा, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 1,75,000 किलोग्राम प्रतिदिन? ग्रीन ने सिर हिलाया। जी हाँ, खाद्य संकट से राहत दिलाने में मदद के लिए प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम। लॉरा कुछ कदम आगे बढ़ी। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मेरा परसेल परिवार के साथ समझौता था कि अगर मुझे अनाज का कोई स्रोत मिलता है तो मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगी ताकि इस कठिन समय में उनकी मदद कर सकूं। अब जब सर यहाँ मदद के लिए मौजूद हैं तो मुझे विश्वास है कि यह संकट हल हो जाएगा। लेकिन इसका सारा श्रेय मैं नहीं ले सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं परसेल परिवार को स्थिति स्पष्ट कर दूं। ग्रीन ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस लॉरा, कृपया परसेल परिवार को इसके बारे में मत बताइए। अगर आप उन्हें बता देंगी तो वे जरूर स्टोनी माउंटेन चले जाएंगे और मास्टर को दूसरों से संपर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर परसेल परिवार से। लॉरा भूल गई थी कि पहले परसेल कबीले ने कई समूहों के साथ मिलकर झाओ हाई से निपटने के लिए एक सेना भेजी थी। वह जानती थी कि झाओ हाई से निपटने का सबसे अच्छा तरीका स्पष्ट और ईमानदार रहना था। यह अप्रत्याशित था कि झाओ हाई वास्तव में अभी भी परसेल कबीले को सामान बेचना चाहता था। हालांकि झाओ हाई का परसेल कबीले से न मिलना समझ में आता था। लॉरा ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ महोदय, निश्चिंत रहें, मैं परसेल परिवार को श्री झाओ हाई को परेशान नहीं करने दूंगी। लेकिन इस मामले के बारे में मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा ताकि वे भविष्य में श्री झाओ हाई के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। हालांकि श्री झाओ हाई उनसे डरते नहीं हैं, फिर भी अगर उन्हें परेशान किया गया तो वे नाराज हो जाएंगे। ग्रीन ने सिर हिलाया। ठीक है, वैसे मैं मिस लॉरा से कुछ बोरे तैयार करने में मदद करने का अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक भी बोरा नहीं है। इस संबंध में मैं मिस लॉरा से मदद चाहता हूँ। लॉरा ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरे गोदाम में बहुत सारे बोरे हैं, मैं तुरंत कुछ बोरे मंगवाकर गाड़ी पर लाद दूंगी। ग्रीन खड़ा हुआ और बोला, मिस लॉरा को परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन निश्चिंत रहें, 3 दिन बाद आप अनाज लेने आ सकती हैं।
लॉरा ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। तो फिर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी। चूंकि शहर में अभी भी यही स्थिति है, इसलिए मेरे पास जाने का समय नहीं है। मामला सुलझते ही मैं तुरंत श्री झाओ हाई से मिलने आऊंगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगी। ग्रीन हल्के से मुस्कुराया। हालांकि स्वामी एक काला जादूगर है, लेकिन वह आम लोगों को कष्ट में नहीं देखना चाहता। सच कहूं तो इस बार खाद्य संकट का असर अमीरों और रईसों पर उतना नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि परसेल डची के पास अपना अनाज भंडार है, लेकिन उन बड़ी कंपनियों की वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ना तय है। इससे आम लोगों को परेशानी होगी और कई लोग गुलाम बन जाएंगे। इस समय स्वामी ने लगभग सभी खेतों में बांस की खेती शुरू कर दी है, ताकि आम लोग इस मुश्किल दौर से बच सकें। लॉरा ने आह भरी और कहा, हाँ, वे आम नागरिक अब वर्तमान की कठिनाइयों के साथ जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में और इससे भी बदतर समय में अन्य कंपनियां केवल पैसा कमाना जानने वाली मशीनें बनकर रह जाएंगी। उन्हें उन आम नागरिकों के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं है। ग्रीन ने लॉरा की ओर देखते हुए कहा, सुश्री लॉरा, अगर कभी सचमुच ऐसा समय आए कि आम लोग खुद को बेचकर गुलाम बनने को तैयार हो जाएं, तो कृपया इस पर ध्यान देना। कुशल कारीगरों को ढूंढना, चाहे वे किसी भी प्रकार का शिल्प जानते हों, जब तक वे गुलाम हैं, उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ देना। फिलहाल स्वामी के पास पर्याप्त श्रमिक नहीं है और उन्हें ऐसे कारीगरों की तत्काल आवश्यकता है। लॉरा ने सोचा भी नहीं था कि ग्रीन ऐसा अनुरोध करेगा। उसने झट से सिर हिलाकर सहमति जताई, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं श्री झाओ हाई की मदद करूंगी और ध्यान रखूंगी। बातचीत के बाद वे कमरे से बाहर निकल गए। बाहर उन्होंने हिगानबाना के कर्मचारियों को ग्रीन की गाड़ियों पर बोरियां लादते देखा। जैसे ही बोरियां भर दी गईं, ग्रीन ने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, मिस लॉरा, अब मैं चलता हूं। 3 दिन बाद मिस खाना लेने आ सकती हैं। ग्रीन की पीठ को देखकर लॉरा ने गहरी सांस ली। उसने क्विन जॉन की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं लगता था कि श्री झाओ हाई में इतनी क्षमता है। वे वास्तव में इतना भोजन पैदा कर सकते हैं जिससे हमारी अत्यावश्यक समस्या हल हो गई है। क्विन जॉन ने सिर हिलाया। लगता है श्री झाओ हाई के पास कोई रहस्यमय शक्ति है। एल्व्स की तरह शायद वह फसल की परिपक्वता को तेज कर सकते हैं, वरना श्री झाओ हाई के लिए इतना भोजन प्राप्त करना असंभव होता। लॉरा, याद रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर दूसरों को पता चल गया कि उनके पास ऐसी रहस्यमयी क्षमता है, तो ये खतरनाक होगा। भले ही श्री झाओ हाई के साथ 8वें दर्जे का विशेषज्ञ योद्धा हो, 8वें दर्जे का मतलब अजय होना नहीं है। इस दुनिया में 9वें दर्जे का योद्धा सबसे शक्तिशाली होता है। पौधों की परिपक्वता को तेज करने की उनकी विधि से बड़े बड़े कुलों को उनसे छुटकारा पाने के लिए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ योद्धा की मदद लेनी पड़ेगी। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। मूल पाठ में लिखा है कि वह 2 उंगलियां उठाकर 20 लाख जिन कहता है। मीट्रिक प्रणाली में बदलने के बाद अब ये सिर्फ 1 उंगली और 10 लाख किलोग्राम है। 2 मैंने पावर सिस्टम और स्पेस सिस्टम के नामकरण को अलग अलग करने का निर्णय लिया है। स्पेस सिस्टम में लेवल का ही उपयोग किया जाएगा, जो तर्कसंगत है क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपी आदि की आवश्यकता होती है। पावर सिस्टम के लिए रैंकिंग का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रत्येक रैंक का महत्व बढ़ जाता है और रैंक में वृद्धि बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण हो जाती है। 9वें रैंक के विशेषज्ञों को खुश करना आसान नहीं था। भले ही वे अपने कबीले के 9वें रैंक के विशेषज्ञ हों, तब भी यह आसान काम नहीं होता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि लाभ इतने बड़े हों कि वे कार्रवाई करने के लिए बाध्य हों। यदि उन्हें लुभाया जा सके तो 9वें रैंक के विशेषज्ञ को स्थानांतरित होने के लिए कहा जा सकता था। महाद्वीप पर एल्व्स के जीवन जादू के अलावा पौधों और जानवरों के विकास को अनुकरण करने से संबंधित ऐसी किसी क्षमता के बारे में सुनने को नहीं मिलता था। यदि किसी के पास वास्तव में इस प्रकार का जादू होता तो वे बड़े कबीले इसे छीनने की कोशिश करते। हालांकि यह रहस्यमयी जादू देखने में सामान्य लगता था, लेकिन इसका प्रभाव मामूली नहीं था। झाओ हाई का वर्तमान उपयोग कुछ निम्न गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के लिए था, जो इसे परखने का गलत तरीका था। यदि बड़े कुलों के पास ये रहस्यमयी जादू होता तो वे इसका उपयोग कई उन्नत जादुई पौधों को उगाने के लिए करते, जिन्हें वे परिष्कृत करके बड़ी संख्या में औषधियां बनाते। ये औषधियां बहुत महंगी होती और यहाँ तक कि विशेषज्ञ का दर्जा भी बढ़ा सकती थी। यदि कोई बड़ा कुल इस रहस्यमयी जादू में महारत हासिल कर लेता तो संभव था कि थोड़े ही समय में वे बड़ी संख्या में गुरु प्राप्त कर ले। कुल की शक्ति में तेजी से वृद्धि होती। ऐसा प्रलोभन वास्तव में बहुत बड़ा था। कई वर्षों का अनुभव रखने वाले क्विन जॉन के अनुसार ग्रीन के विभिन्न स्पष्टीकरणों को सुनने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि झाओ हाई ने संभवतः ऐसी विधि में महारत हासिल कर ली थी जो पौधे की परिपक्वता को तेज कर सकती थी। क्विन जॉन के लिए अंतरिक्ष जैसी किसी चीज के बारे में सोचना असंभव था। ग्रीन ने यह भी कहा था कि झाओ हाई एक रहस्यमय शोधन जादू से मरे हुओं को शुद्ध करता है, जिससे क्विन जॉन को यह गलतफहमी हुई थी। उसने सोचा कि झाओ हाई ने शायद औषधियां बनाने में महारत हासिल कर ली थी और संभवतः झाओ हाई की अपनी कोई शोधन तकनीक थी। आम लोगों की नज़र में दवा और रसायन शास्त्र बेहद रहस्यमय थे। यहाँ तक कि क्विन जॉन जैसे उस्ताद भी इन्हें रहस्यमय ही मानते थे। उनकी नज़र में ये उस्ताद फार्मासिस्ट और रसायन शास्त्री पागलों का एक समूह थे, एक ऐसी भीड़ जो हर चीज के बारे में सोचती थी और कुछ भी करने का साहस रखती थी। और अगर कोई काला जादूगर रसायन विद्या या औषध विज्ञान भी जानता हो तो वह सबसे अजीब होगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप कभी नहीं जान सकते।
रसायन शास्त्रियों और औषधि शास्त्रियों ने तरह तरह की विचित्र और अनोखी चीजें बनाई। साथ ही महाद्वीप में कई औषधीय दवाएं काफी लोकप्रिय थीं। औषधि शास्त्रियों ने अनजाने में ही खोजें की, या हो सकता है कि ये परिणाम प्रयोगों की असफलताओं से निकले हों। यदि ऐसा है तो शायद झाओ हाई ने कोई ऐसी औषधि बनाई हो जो पौधे की परिपक्वता को तेज कर सके। उसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। क्विन जॉन को नहीं लगता था कि झाओ हाई एक एल्फ हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि एल्फ प्रकृति के प्रिय होते हैं। वे जीवन शक्ति के साथ पैदा होते हैं और इसलिए जीवन से प्रेम करते हैं। इसी कारण वे काले जादूगरों से घृणा करते हैं, हालांकि वे उन पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते। दूसरी ओर वे उनसे कोई संपर्क नहीं रखते और न ही किसी प्रकार का काला जादू सीखते हैं। झाओ हाई एक काला जादूगर था, यही बात इस बात का प्रमाण थी कि वह एल्फ नहीं था। लॉरा भी इस मामले की अहमियत जानती थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत कीजिए दादा क्विन, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन श्री झाओ हाई वाकई आम काले जादूगरों से बहुत अलग हैं। अगर उनके पास इतने सारे मरे हुए लोग न होते तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो काले जादूगर हो सकते हैं। काले जादूगरों को जीवन की कोई परवाह नहीं होती, है ना? श्री झाओ हाई दूसरों से अलग क्यों है? क्विन जॉन अब भी मुस्कुरा रहा था। सभी काले जादूगर जीवन की अवहेलना नहीं करते और प्रकाश जादूगर भी जरूरी नहीं कि उज्जवल हो। प्रकाश जादूगर का अपराध काले जादूगरों से अलग नहीं होता, बस वे तेज रोशनी की एक परत से ढके होते हैं। लॉरा ने सिर हिलाया। वह सही कह रहा था। पहले जब गारन ने झाओ हाई के साथ भेदभाव किया था तो लॉरा को वह घिनौना लगा था। क्विन जॉन की बातें सुनने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से यह गलत नहीं लगा। आर्क महाद्वीप में आस्था बहुत उदार थी। कुछ लोग प्रकाश के देवता में विश्वास करते थे, कुछ जीवन की देवी में, और जादूगरों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं थीं। कई लोग तो दानव डियाब्लो में भी विश्वास करते थे। लॉरा की आस्था शूरवीरों के देवता में थी। स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ ये था कि प्रकाश के जादूगर हमेशा अच्छे नहीं हो सकते थे। क्विन जॉन ने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, लॉरा, तुम अभी परसेल परिवार के पास जाओ। उन्हें इस मामले की जानकारी दो, सिर्फ हमें पता होना ठीक नहीं है। जैसे ही कुछ लोगों ने ये खबर फैलाई कि एका के मैदानों में कुछ भी पैदावार नहीं होगी, तो भयंकर दहशत फैल जाएगी। हर कोई अपने लिए अनाज जमा करने लगेगा, जिससे अनाज की भारी मांग पैदा हो जाएगी। अगर श्री झाओ हाई हमारा समर्थन भी करे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जब ऐसा समय आए तो परसेल परिवार को आगे आना चाहिए। एक कुलीन परिवार होने के नाते उन्हें सबको भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर महसूस कराना चाहिए। बाजार को स्थिर करने का यही एकमात्र तरीका होगा। लॉरा ने सिर हिलाया। उसने निया की ओर मुड़कर कहा, निया, उनसे कहो कि गाड़ी तैयार रखें। हम तुरंत परसेल परिवार के पास चलेंगे। अगर सब ठीक रहा तो परसेल परिवार भारी नुकसान से बच जाएगा और हम परसेल रियासत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। निया ने बात मान ली, मुड़ी और भाग गई। क्विन जॉन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। वह बिल्कुल स्पष्ट था, लॉरा हमेशा से चाहती थी कि हिगनबाना फर्म परसेल डची की सबसे बड़ी फर्म बने। तभी उसके पास माँ की डेल परिवार से शर्तों के बारे में बात करने की योग्यता होगी। अब परसेल डची की सबसे बड़ी फर्म बनने का अवसर उसके सामने था। क्विन जॉन भी जानता था कि इस बार खतरा बहुत बड़ा है। बड़ी कंपनियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और काफी पैसा निवेश किया था। अगर इस समय लॉरा को सचमुच सस्ता खाना मिल जाता तो यह उनके लिए बड़ा खतरा होता। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कंपनियां कुछ कुकर्मों का सहारा भी ले सकती थीं। इसीलिए क्विन जॉन ने लॉरा को तुरंत परसेल कबीले से संपर्क करने के लिए कहा था। इस मामले में परसेल कबीला खतरे से बाहर था। अगर लॉरा उन्हें इस समय ऐसा मौका देती है तो वे निश्चित रूप से लॉरा को अधिक महत्व देंगे। वे लॉरा को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसे चोट लगने से बचाएंगे। उन बड़ी कंपनियों की ताकत निस्संदेह बहुत अधिक थी। हालांकि परसेल डची के भीतर लॉरा को परसेल परिवार का संरक्षण प्राप्त था। यह एक समृद्ध विरासत वाला परिवार था जिसमें 9वें दर्जे के विशेषज्ञ शामिल थे। भले ही वे कंपनियां असंतुष्ट हों, वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। लॉरा सीधी मुद्रा में उस गाड़ी में बैठी थी जो परसेल वंश के ग्रैंड ड्यूक के महल की ओर जा रही थी। ग्रैंड ड्यूक का महल कासा शहर के उत्तरी भाग में स्थित था, जो एक बहुत बड़ा इलाका था। ये स्थान वंश का मुख्य क्षेत्र था। स्वाभाविक रूप से लॉरा अपने निष्कर्षों को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए ग्रीन द्वारा भेजे गए मक्का और मक्के का आटा भी साथ लाई थी। परसेल वंश के ग्रैंड ड्यूक का महल भव्य था। बाहरी दीवारें लगभग 10 मीटर ऊंची थीं और उस पर एक विशाल द्वार बना हुआ था जो किसी शहर के द्वार जैसा दिखता था। द्वार के दोनों ओर कवचधारी योद्धाओं की कतारें खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक की न्यूनतम शक्ति 6ठे रैंक की थी और वे कदकाठी में लंबे, मजबूत और लड़ाकू थे। उन्होंने ग्रीन के समान शैली में हेलमेट और कवच पहन रखे थे। हेलमेट में आकाश की ओर उठे हुए 2 घुमावदार सींग थे जो उन्हें एक शक्तिशाली रूप दे रहे थे। उनके हाथों में लंबे हैंडल वाली 2 धारी कुल्हाड़ियां थीं। इनमें से प्रत्येक हथियार का वजन लगभग 50 किलोग्राम था, जो कि एक अत्यंत भारी हथियार था। ये सैनिक युद्ध के लिए तैयार प्रतीत हो रहे थे। उनका रूप लोहे स्टील के किले जैसा था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल बेन्यू 2 प्रतीक चिन्ह लटका हुआ था। ये प्रतीक चिन्ह चांदी का था। महाद्वीप पर प्रतीक चिन्हों का एक विशिष्ट रंग संयोजन होता था। सुनहरे रंग के प्रतीक चिन्ह शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे। चांदी के प्रतीक चिन्ह बड़े कुलीन परिवारों के लिए थे। नीले रंग के प्रतीक चिन्ह आम रईसों के लिए और काले रंग के प्रतीक चिन्ह अर्ध कुलीन वर्ग के लिए थे। लॉरा की गाड़ी ग्रैंड ड्यूक के महल के सामने रुकी। एक नौकर तुरंत ग्रैंड ड्यूक के महल के दरवाजे से बाहर भागा। ये योद्धा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए मेहमानों का स्वागत करना उनका काम नहीं था। नौकर लॉरा की गाड़ी के सामने रुका और तुरंत झुककर प्रणाम किया। ग्रैंड ड्यूक के महल में आपका स्वागत है, श्रीमती लॉरा।
क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? रथ के बगल में खड़ा सियल 3 अपने घोड़े से कूद गया। उसने नौकर से कहा, युवती को एक जरूरी काम है और उन्हें आपके वरिष्ठ गुरु से बात करनी है। क्या गुरु अभी यहाँ है? चाहे वह माँ की डेल कबीले की लौरा हो या डची के भीतर परसेल कबीला, दोनों को ही एक प्रमुख शक्ति माना जाता था। दोनों पक्ष एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे और लौरा को नौकरों द्वारा लंबे समय से पहचाना जाता था। इसलिए सियल ने ज्यादा औपचारिकताएं नहीं निभाई। नौकर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, बुजुर्ग अभी अभी लौटे हैं। मिस लौरा, कृपया अंदर आइए। हालांकि लौरा की गाड़ी ग्रैंड ड्यूक के महल की ओर मुड़ गई थी। ग्रैंड ड्यूक के महल में प्रवेश करते ही एक सैन्य अभ्यास मैदान दिखाई दिया, जो बड़े बड़े कुलीन महलों में एक आम दृश्य था। इससे ये स्पष्ट होता था कि महाद्वीप के लोग सेना और उसके योद्धाओं का कितना सम्मान करते थे। लौरा सैन्य अभ्यास मैदान पर नहीं रुकी, बल्कि सीधे ग्रैंड ड्यूक के महल में चली गई। ये सैन्य अभ्यास मैदान महज एक सैन्य अभ्यास मैदान नहीं था, बल्कि इसका अपना एक रणनीतिक उद्देश्य था। युद्ध की स्थिति में ये सैन्य अभ्यास मैदान सैनिकों के लिए तैयारी स्थल बन सकता था। पल भर में इसे युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता था। दूसरा द्वार महल का द्वार पार्किंग क्षेत्र था। सियल ने गाड़ी रोक दी। लौरा और नीर गाड़ी से उतरे और नौकर के पीछे पीछे बैठक कक्ष की ओर चल दिए। सियल उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दूसरे द्वार से प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त अतिथि परसेल परिवार के करीबी थे। दूसरे द्वार के बाद और तीसरे द्वार से आगे वह भीतरी कक्ष था जहां परसेल परिवार के सदस्य रहते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था। लौरा बैठक कक्ष में पहुंची और बैठ गई। नौकर ने तुरंत मालिक को बुलाया। स्टर्न बाहर से अंदर आए और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया, लौरा झट से खड़ी हो गई। लौरा ने स्टर्न से कहा, लौरा ने बिना अनुमति के यहां आकर आपको परेशान किया है, लेकिन एक जरूरी बात थी, इसलिए मैं बड़े भाई से क्षमा मांगती हूं। स्टर्न मुस्कुराए और बोले, मिस लौरा बहुत ही विनम्र है, आप जब चाहें आ सकती हैं। मिस लौरा यहाँ किस लिए आए हैं? क्या अनाज के मामले में? लौरा मुस्कुराए और बोली, एल्डर वाकई बहुत साहसी है और उन्होंने सही अनुमान लगाया है। इस मामले में प्रगति हुई है। अभी अभी बैठे स्टर्न एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। परसों वे लौरा से मिलने गए थे और उसने कहा था कि वह मदद नहीं कर सकती। महज 2 दिन बाद लौरा ने अब कहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है, जो वास्तव में अप्रत्याशित था। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. याद रखें, उसे अभी भी माँ की डेल परिवार की बात माननी होगी और इस वजह से वे उसकी शादी तय कर सकते हैं। अगर उसका रुतबा काफी ऊंचा हो तो वह इसे चुनौती दे सकती है। 2. कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यहाँ बेन्यू का मतलब बेन्यू है, जिसका अर्थ बैलों की दौड़ बुलिश हो सकता है। यह एक स्पेनिश, मैक्सिकन और पुर्तगाली आयोजन का नाम है जिसमें बैलों को शहर से होते हुए एक अखाड़े में ले जाया जाता है, जहां शाम तक उन्हें मार दिया जाता है। बेन्यू एनसीरो आयोजन का स्पेनिश नाम और बुलिश में से हमने बेन्यू को चुना। यानी बैलों की दौड़ एक अच्छा प्रतीक नहीं है। 3. सायर सर्जियो ने वास्तव में उस मूल शब्द पर काम नहीं किया जो से जैसा लगता था, इसलिए बेहतर दिखने वाला और अधिक प्रभावशाली लगने वाला सियल शब्द इस्तेमाल किया गया। स्टर्न ने लौरा की ओर देखा और कहा, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं, है ना मिस लौरा? लौरा ने हल्की सी मुस्कान दी। इस मामले में मैं सचमुच मजाक नहीं कर सकती। मुझे सचमुच भोजन का स्रोत मिल गया है, सिवाय इसके कि ये अनाज काफी अलग है। लौरा ने ताली बजाई और सियल ने तुरंत 2 बोरे निकाले। लौरा ने बोरे खोले और स्टर्न को समझाया, ये वह अनाज है जो मुझे मिला है। इसे खाने योग्य बनाने की विधि बहुत सरल है। स्टर्न ने लौरा के हाथ से कागज ले लिया। उसकी नजरें मक्के के दानों और मक्के के आटे से भरी बोरियों से नहीं हटी, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह के अनाज देखे थे। स्टर्न को पूरी तरह संभलने में कुछ क्षण लगे और फिर उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें ज्यादा शब्द नहीं थे और स्टर्न के पढ़ने के बाद विधि काफी सरल प्रतीत हुई। पढ़ने के बाद स्टर्न ने कागज नीचे रख दिया और लौरा की ओर देखते हुए पूछा, मिस लौरा, इन अनाजों की कीमत कितनी होगी? लौरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये अनाज मेरे दोस्त ने भेजे थे और उसने कहा कि वह परसेल डची के नागरिकों को कष्ट में नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने 10 लाख किलोग्राम अनाज निकाला और उसकी कीमत आम बांस के चावल के बराबर रखी। स्टर्न उत्तेजित होकर तेजी से सांस लेने लगा। उसने तुरंत कहा, मिस लौरा, क्या मुझे आपकी दोस्त से मिलने का सौभाग्य मिल सकता है? लौरा ने स्टर्न की ओर देखा और उसकी बात समझ गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। मुझे माफ करना स्टर्न साहब, मेरे दोस्त को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि उसके पास खाना है। स्टर्न को यह भी पता था कि यह अनुरोध कुछ हद तक असभ्य था और वह तुरंत आगे बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ये काम काफी मेहनत वाला होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस लौरा को किस तरह की मदद चाहिए? लौरा ने सिर हिलाया और कहा, शायद बड़े बुजुर्ग को पहले से ही पता है कि इका मैदानों में कीटों के फैलने की खबर फैलते ही परसेल रियासत में हर कोई घबरा जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमारी हिगनबाना फर्म कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हम परसेल कबीले से पहले कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहे हैं। स्टर्न ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है। कृपया चिंता न करें मिस लौरा, लेकिन सच कहूं तो मिस लौरा, 10 लाख किलोग्राम अनाज भी पर्याप्त नहीं होगा।
लॉरा मुस्कुराए। कृपया चिंता न करें स्टर्न एल्डर, 10 लाख किलोग्राम अनाज बिक जाने के बाद मेरे दोस्त ने कहा है कि वह हमें प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराएगा। ये पर्याप्त होगा, है ना? स्टर्न हंसे और बोले, बस करो, बहुत हो गया। मिस लॉरा, कृपया अपनी दोस्त को मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। लॉरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुजुर्ग जी चिंता न करें, लॉरा ऐसा ही करेगी। हमने 3 दिन बाद अनाज लाने के लिए मेरे जाने का समय तय किया है। मैं बुजुर्ग जी से सुरक्षा में मदद करने का अनुरोध करना चाहूंगी। स्टर्न लॉरा की बात समझ गया। उसकी आंखों में एक शीतलता झलक रही थी जब उसने कहा, श्रीमती लॉरा कृपया चिंता न करें। परसेल रियासत में कोई भी परसेल परिवार का विरोध नहीं कर सकता। लॉरा ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और बोली, तो लॉरा विदाई लेती है और बड़े से निवेदन करती है कि चिंता न करें। हालांकि मेरे दोस्त और परसेल परिवार के बीच थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन वह इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी गारंटी देती हूँ। स्टर्न एक पल के लिए हैरान रह गया क्योंकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। लॉरा की ये दोस्त जिसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, वास्तव में परसेल परिवार से थोड़ी बहुत दुश्मनी रखती थी। यहाँ लिखे शब्दों को सुनकर स्टर्न का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे किसी की याद आ गई। कुछ समय पहले कासा शहर के बाहर रहने वाले इस व्यक्ति ने परसेल परिवार को पराजय का सामना करवाया था। अब स्टर्न को और भी यकीन हो गया था कि परसेल परिवार से दुश्मनी रखने वाला वही व्यक्ति था जिसके लॉरा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। कुछ समय पहले लॉरा ने उस व्यक्ति से संपर्क किया था और उस व्यक्ति ने एक खास जादुई मूली भी बनाई थी। चूंकि उस व्यक्ति ने लॉरा की जान भी बचाई थी, इसलिए स्टर्न को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके बीच कोई संपर्क था या नहीं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लॉरा को अनाज उसी आदमी से मिल रहा था। ये निष्कर्ष निकालने के बाद स्टर्न चैन से नहीं बैठ सका और तुरंत उठकर चिल्लाया, लॉरा ने हाल ही में जिन लोगों से संपर्क किया था, उन सभी की जांच के लिए जल्दी से किसी को भेजो। जल्द ही नौकरों ने अपनी खोज की जानकारी स्टर्न को दी। लॉरा के हालिया संपर्कों में केवल झाओ हाय और उसका योद्धा अनुयायी ही प्रमुख थे। स्टर्न समझ गया कि लॉरा का अनाज निश्चित रूप से झाओ हाय से आया था। ये बात पता चलने के बाद स्टर्न का चेहरा बिगड़ गया। अब जब उसे लॉरा का पहले का मतलब समझ आ गया था, तो उसे ये भी समझ आ गया कि लॉरा जानती थी कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने अनाज कहाँ से लिया था। उसने तो उसे ये भी कहा था कि वह स्रोत से बात नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये कहने से स्टर्न को थोड़ी राहत मिलेगी? निश्चित रूप से नहीं। इस बार स्टर्न भला कैसे विश्वास कर सकता था जब अनाज कबीले के एक निजी दुश्मन से आया था। उसने तुरंत परसेल कबीले के बुजुर्गों की सभा को इस बारे में बताया, क्योंकि यह मामला उसकी क्षमता से परे था। लॉरा को पहले से ही आभास था कि परसेल परिवार अनाज के स्रोत की जांच करेगा, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। फिलहाल अगर परसेल परिवार उसके साथ सहयोग नहीं करेगा तो वे केवल देखते रह जाएंगे कि कैसे अन्य बड़ी कंपनियां उनका शोषण करती हैं। ये परसेल परिवार के लिए असहनीय होगा। बड़े बड़े कुलीन वर्ग का अपना ही स्वाभिमान था। इस बार वाणिज्य मंडल की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनके खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया था। हालांकि परसेल परिवार बल प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वे चुपचाप खड़े होकर इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। पलटवार करने का मौका देखकर वे इसे कैसे गंवा सकते थे? परसेल परिवार का यह फैसला लॉरा की उम्मीदों से परे नहीं था। हालांकि वे झाओ हाय से काफी नफरत करते थे, लेकिन बड़ी कंपनियों के साथ उनका व्यवहार इस समय कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। इसलिए परसेल परिवार ने पहले बड़ी कंपनियों के साथ मामला सुलझाने का फैसला किया और फिर बाद में झाओ हाय से निपटने का। अन्य बड़े कुलों की तरह परसेल कुल की नजर में कोई स्थायी शत्रु नहीं थे, केवल स्थायी हित थे। वे कुल के हितों की पूर्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। चाहे झाओ हाय उनके 100 लोगों को मार डाले या फिर 1000 लोगों को, लाभ अधिक होने पर वे तुरंत झाओ हाय से मित्रता कर लेते। यही बड़े कुलों के अस्तित्व के सिद्धांत हैं। इसलिए जब लॉरा अगले दिन परसेल परिवार के पास गई तो इस बार स्टर्न ने लॉरा के साथ सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। स्टर्न की प्रतिक्रिया देखकर लॉरा समझ गई कि परसेल परिवार क्या करने की योजना बना रहा है। उसने उस विषय को नजरअंदाज कर दिया और केवल उनके सहयोग की शर्तों और विवरणों पर चर्चा की। चर्चा के बाद लॉरा तुरंत अनाज इकट्ठा करने के लिए स्टोनी माउंटेन के लिए रवाना हो गई। इस बार अनाज पहुंचाते समय परसेल परिवार के विशेषज्ञ उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। लॉरा के काफिले के चले जाने के बाद परसेल कबीले ने घोषणा की कि इका के मैदानों में कीटों का प्रकोप कभी हुआ ही नहीं और अनाज का उत्पादन अभी भी जारी है। जब ये खबर फैली तो इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। न केवल परसेल डची में बल्कि आसपास के इलाकों में भी। आसपास के इलाकों के लोग अनाज की कीमत बढ़ने का कारण जरूर समझ गए थे। दरअसल कुछ समय पहले बड़ी कंपनियों ने अनाज का भंडारण शुरू कर दिया था, लेकिन तभी परसेल कबीले ने अपनी खबर सुनाई। हालांकि वे जानते थे कि इका के मैदानों में अनाज का उत्पादन नहीं होगा, उन्होंने कहा कि उनकी खाद्य आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी और उन्होंने निरंतर आपूर्ति की गारंटी दी। घोषणा के बावजूद परसेल डची में खाद्य पदार्थों की खपत काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप अनाज की कीमतें धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इसका कारण परसेल परिवार और हिगानबाना फर्म द्वारा एक साथ उचित मूल्य पर अनाज बेचना था। परसेल परिवार ने हिगानबाना की सभी दुकानों और अपने खाद्य भंडारों पर एक सीमा निर्धारित कर दी थी। केवल वही लोग वहां से खरीद सकते थे जिनके पास परसेल डची में निवास का प्रमाण था, और वे भी सीमित मात्रा में ही खरीद सकते थे। ये वह तरीका था जो लॉरा और परसेल परिवार ने सोच समझकर अपनाया था। उन्होंने पहले इका मैदान की स्थिति की खबर फैलाई, फिर उचित मूल्य पर अनाज बेचना शुरू किया। इस डर से कि बड़े व्यापारी टन अनाज खरीदकर दोबारा न बेच दें, उन्होंने केवल इस प्रमाणीकरण और सीमा निर्धारण विधि का ही सहारा लिया।
इस तरीके ने बड़ी कंपनियों को पूरी तरह से चौंका दिया। इन कंपनियों को उम्मीद नहीं थी कि परसेल परिवार अभी भी अनाज उत्पादन करने का दावा करेगा। ताश के पत्तों का ये खेल उनकी उम्मीदों के विपरीत था, जिससे वे अराजकता में फंस गए। इन कंपनियों को तो ये भी लग रहा था कि परसेल परिवार ने उनके द्वारा जमा किए गए युद्धकालीन राशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जब वे अनाज की कीमत बढ़ाना चाहते थे तो परसेल परिवार तुरंत उस पर नियंत्रण कर सकता था। चाहे क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, हर क्षेत्र में युद्धकालीन राशन कम से कम 10,000 किलोग्राम होना चाहिए। इस भंडार का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि यह युद्ध और युद्ध की तैयारियों के लिए होता था। यदि भंडार आसानी से समाप्त हो जाता तो युद्ध शुरू होने पर सैनिकों को भोजन नहीं मिल पाता। इससे सैनिक कमजोर हो जाते और क्षेत्र पर कब्जा करना आसान हो जाता। हालांकि हाल ही में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन परसेल डची को अपने युद्धकालीन भंडार का इस्तेमाल यूं ही नहीं करना चाहिए था। ये डची एक्सू साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित थी। पूर्व में इसके सामने ब्लैक वेस्ट थे, जहां संघर्ष का कोई खतरा नहीं था। पश्चिम और दक्षिण में दो अन्य कुलीनों, कौसा और पोलांटन कुलों एक का क्षेत्र था, जिनमें आमतौर पर कोई संघर्ष नहीं होता था। हालांकि उत्तरी सीमा पर बीस्ट फोर क्वेरीज दो थे, जो इतने शांतिपूर्ण नहीं थे। पशुजात लोग लड़ाकू स्वभाव के थे। हालांकि वे पृथ्वीवासियों के साथ अच्छे संबंध रख सकते थे, फिर भी पशुजात मैदानों में परिस्थितियां कठिन थीं। पशुजात लोग मुख्य रूप से पशु चराते थे, लेकिन उन्हें आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। उनका जीवन कठिन था, यही कारण था कि वे दक्षिण में लूटपाट करते थे। अन्य कुलीन वंशों की तरह परसेल वंश ने भी पशुजात प्राणियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर तीव्र विकास किया। साथ ही उन्होंने पशुजात प्राणियों के हमलों से बचाव के लिए विशाल सेनाएं खड़ी की। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बीस्ट फोर क्वेरीज में स्थिति काफी अच्छी रही। इसका मतलब ये था कि दक्षिण की ओर से होने वाले हमले कम हो गए थे। इसी वजह से परसेल कबीले का बीस्ट फोर के साथ व्यापार काफी लाभदायक रहा। फिर भी परसेल कबीले को अपने युद्धकालीन राशन को खर्च नहीं करना चाहिए। 4 इसका मतलब था परसेल कबीले की सुरक्षा को खतरे में डालना। अगर यह सिर्फ कुछ सोने को बचाने के लिए था तो ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. केसा केसा। इसका उच्चारण के यकी की तुलना में कोअ के अधिक निकट है। बोलान दुन बोलान डान। बोलान वास्तव में पोलैंड के लिए प्रयोग किया जाता है और दुन इसका रूप है। शायद डी की ध्वनि थोड़ी तीखी है। मैंने पोलैंड में से डी को हटाकर उसकी जगह टन लगा दिया है, तो आपको पोलानटन मिलता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे कभी कोई फर्क पड़ेगा। बड़ी कंपनियों को समझ नहीं आ रहा था कि परसेल परिवार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बहुत जोखिम भरा था और उनके आकलन के अनुसार परसेल परिवार इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बड़ी कंपनियां खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए वे ऐसा कर बैठे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से परसेल परिवार ने ऐसा कर ही दिया। 2 दिन बाद इन बड़ी कंपनियों को आखिरकार पता चल गया कि परसेल परिवार ने सस्ते दामों पर अनाज बेचने का जोखिम क्यों उठाया था। उनके पास सचमुच अनाज था। इतना ही नहीं, ये कम से कम कई लाख किलोग्राम था। हालांकि परसेल रियासत की खाद्य आवश्यकताओं की तुलना में यह मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इससे नागरिकों का मनोबल स्थिर हो गया। परसेल परिवार द्वारा लाया गया अनाज स्वाभाविक रूप से झाओ हाई द्वारा उत्पादित मक्का था। झाओ हाई लौरा को कच्चा मक्का नहीं देना चाहता था, अन्यथा लौरा को पहुंचाई जाने वाली मात्रा अधिक हो जाती। झाओ हाई ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने लौरा को केवल संसाधित मक्का ही दिया। इसका एक कारण झाओ हाई का व्यक्तिगत स्वार्थ भी था। आर्क महाद्वीप पर मक्का नहीं था, इसलिए यदि झाओ हाई लौरा को कच्चा मक्का देता तो लौरा उसे स्वयं बोने की कोशिश कर सकती थी। तब तक मक्का उगाने वाला झाओ हाई अकेला नहीं रह जाता, जिससे अंततः उसका मूल्य कम हो जाता। झाओ हाई ने हालांकि मक्के के आटे को संसाधित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मक्के के दानों को नाभि तक छीलकर पीस लिया और लौरा को उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने दिया। अगर लौरा को मक्के का आटा चाहिए होता तो वह उसे खुद पीस सकती थी। इन नए अनाजों के आने से परसेल डची में खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर हो गईं। लेकिन ये बड़ी कंपनियां धैर्य रखने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने तुरंत इन नए अनाजों को अपने लिए खरीद लिया। यहीं से परसेल डची में खाद्य युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई। इन दिनों झाओ हाई कासा शहर की स्थिति पर बहुत ध्यान दे रहा था। उसने कई दिनों तक इका के मैदानों का भी अवलोकन किया। उसके अवलोकन से पता चला कि उसके द्वारा बुलाए गए कीटों ने वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि कुछ भी उत्पादन नहीं हो पा रहा था। लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैला पूरा इका का मैदान कीटों से ग्रस्त था और कुछ भी नहीं बचा था। झाओ हाई ने सचमुच नहीं सोचा था कि इतना छोटा कीड़ा इतनी विनाशकारी शक्ति रख सकता है। यह विनाशकारी शक्ति वाकई चौंकाने वाली थी। लगभग 2 सप्ताह तक पूरा इका मैदान कीड़ों से भर गया और कोई फसल नहीं बची। लेकिन ये कीड़े वास्तव में अभी मरे नहीं थे, क्योंकि अंतरिक्ष ने उनकी जीवन अवधि एक निश्चित समय के लिए निर्धारित कर दी थी। उन्होंने परसेल कबीले द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए पवनरोधी क्षेत्रों 2 पर हमला करना शुरू कर दिया। ये कीट पेड़ को भी चट कर सकते थे। हालांकि ऐसा करने की उनकी गति फसलों को खाने की गति से तुलना करने लायक नहीं थी, फिर भी पेड़ों को होने वाला नुकसान कम नहीं था। दरअसल झाओ हाई इन कीड़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसे पता चला कि वह इन्हें केवल अपने कीटनाशक से ही मार सकता है, और उसका कीटनाशक इन कीड़ों पर काफी असरदार था। ये खेल से बिल्कुल अलग था, जहां आप अपने द्वारा छोड़े गए कीड़े को मार नहीं सकते थे।
हालांकि झाओ हाई परसेल परिवार की इन कीड़ों को खत्म करने में मदद करने के मूड में नहीं था, क्योंकि फसलें पहले ही पूरी तरह से खाली गई थी और उन्हें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एका मैदानों का मामला सुलझने के बाद झाओ हाई ने अपना सारा ध्यान कासा शहर पर केंद्रित कर दिया। वह प्रतिदिन बांस के चावल की देखभाल करता था और यद्यपि वह स्वयं उसे संसाधित करने के लिए तैयार नहीं था, उसने लौरा को इसे लेने और अपनी जगह संसाधित करने के लिए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बांस के चावल केवल उसी के पास नहीं थे, इसलिए उसे इसके लीक होने की चिंता नहीं थी। एका के मैदानों पर उसने अब तक जितने समय तक कास्ट पेस्ट का इस्तेमाल किया था, उसका हिसाब लगाने पर आधा महीना बीत चुका था। अब समय आ गया था कि ग्रीन को परसेल कबीले से मिलने दिया जाए ताकि सगाई तोड़ी जा सके। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी ग्रीन बाहर से अंदर आया और झाओ हाई से कहा, गुरुजी, सेना जा चुकी है। आज का बांस चावल ले जाया जा चुका है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले ही लौरा ने सारा मक्का बेच दिया था। अब लौरा के काफिले को बांस के चावल ले जाने के लिए हर दिन यहाँ आना पड़ेगा। हालांकि झाओ हाई उन्हें पथरीले पहाड़ों में जाने नहीं देता था। वह उन्हें पहाड़ की तलहटी में ही इंतजार करवाता और घने कोहरे की आड़ में अनाज रखता। फिर वह कोहरे को पहाड़ की ओर हटा देता, जिससे वहां मौजूद लोग अनाज ले सके और उसे लौरा द्वारा उपलब्ध कराए गए बोरों और गाड़ियों में भर सके। आजकल कारवां प्रतिदिन कासा शहर से स्टोनी माउंटेन तक जाता था। ये घुड़सवार सेना की सुरक्षा में परसेल डची के प्रत्येक शहर में भारी मात्रा में अनाज लेकर लौटता था। स्टोनी पर्वत की तलहटी लगभग एक छोटे कस्बे में तब्दील हो चुकी थी। परसेल कबीले ने वहां एक अस्थायी आश्रय बनाया था, जहां गुलाम भोजन करते रहते और अनाज लादने का काम करते थे। प्रतिदिन लगभग 2 लाख किलोग्राम अनाज लादना पड़ता था। ये काम कम गुलामों के बस की बात नहीं थी। ये गुलाम एका मैदानों के गुलाम थे, जिन्हें परसेल कबीले ने यहाँ स्थानांतरित किया था। एका मैदानों में सभी फसलें कीटों से ग्रसित हो गई थी और यहाँ तक कि जंगलों में भी फैल गई थी। अगर वे वहां नई फसलें उगाना भी चाहते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए परसेल कबीले ने गुलामों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया और उनसे अनाज लादने का काम करवाया। झाओ हाई उनका प्रबंधक नहीं था, लेकिन उसने एक सख्त नियम बना रखा था कि कोई भी स्टोनी माउंटेन के पश्चिमी हिस्से में न जाए। चूंकि परसेल कबीले को अब झाओ हाई के सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए किसी ने भी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। झाओ हाई को यह इसलिए करना पड़ा ताकि परसेल कबीले के लिए एक भ्रम पैदा किया जा सके, जिससे ये संकेत मिले कि स्टोनी माउंटेन के भीतर अनाज के परिवहन के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं होता कि स्टोनी माउंटेन लगातार भोजन की आपूर्ति कैसे कर सकता है। इस तरह के मार्ग को पीछे छोड़ते हुए परसेल परिवार यह नहीं देख सका कि अनाज स्टोनी माउंटेन तक कैसे पहुंचाया जाता था। लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण था, महाद्वीप पर स्पेस नामक किसी चीज का उपयोग किया जा रहा था। 3 ग्रीन ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, मास्टर, कासा शहर में अनाज की कीमतें अब स्थिर हैं, लेकिन वे बड़ी कंपनियां ईमानदार नहीं हैं। वे शायद अभी भी कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और मैंने हाल ही में सुना है कि वे पहले हमसे ही सौदा करेगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया। छोड़ो ये सब, अब परसेल परिवार हमसे ज्यादा घबराया हुआ है। अगर उन्हें लगता है कि वो लोग हम पर हमला करेंगे तो परसेल परिवार उन्हें सबक सिखा देगा। ठीक है दादा ग्रीन, कल आप कासा शहर जाकर सगाई तोड़ दीजिए। ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, जी मालिक, चिंता मत करो, मैं कल चला जाऊंगा। और मालिक, आपने कहा था कि हमें कासा सिटी में नहीं होना चाहिए। क्या आप स्थानांतरण केंद्र स्थापित नहीं कर रहे हैं? यह अच्छा विचार है, झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं अभी कासा सिटी में ट्रांसफर पॉइंट स्थापित नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में हमें कासा सिटी की यात्रा करनी चाहिए और तब ट्रांसफर पॉइंट का चयन करना चाहिए। यह अच्छी बात है, ग्रीन ने कहा। जब तक हमें कासा सिटी में एक हस्तांतरण केंद्र मिल जाता है, हम अनाज सीधे वहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ के लोग उसे निकाल सकेंगे। अभी स्टोनी माउंटेन में बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है कि वे कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। कल तुम सगाई तोड़ देना, फिर हम कासा सिटी चलेंगे। मुझे बस यह नहीं पता कि सगाई इतनी आसानी से तोड़ी जा सकती है या नहीं। ग्रीन मुस्कुराया और बोला, इसे वापस लेना बहुत आसान होना चाहिए। हालांकि अभी हम परसेल परिवार को भोजन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो उन्होंने ही इस समझौते को रद्द करने की इच्छा जताई थी, इसलिए उन्हें मामले को जटिल नहीं बनाना चाहिए। झाओ हाई ने आह भरी। आशा है सब ठीक होगा। मुझे डर है कि परसेल परिवार तुम्हें शर्मिंदा कर देगा, इसलिए दादी मेरिन को तुम्हारे साथ भेजना सुविधाजनक रहेगा। अभी मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। अगर और कुछ नहीं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना ख्याल रखना। ग्रीन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मेरिन मेरे साथ आती है तो परसेल कबीले को शक हो जाएगा। चलो मेरिन को यहीं छोड़ देते हैं। उन्हें लगेगा कि मेरिन तुम्हारी रक्षा कर रही है। और अगर मेरिन नहीं भी आती तो भी वे मुझ पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, कल मैं नाइट शेड्स 4 के कुछ सदस्यों को आपके साथ भेजूंगा। मुझे विश्वास है कि उनकी वर्तमान शक्ति के साथ वे आसानी से किसी को पता चले बिना कासा सिटी में घुसपैठ कर सकते हैं। अगर परसेल कबीला आप पर हमला करना चाहे तो वे आपकी मदद कर सकते हैं। इस बार ग्रीन ने इनकार नहीं किया। ग्रीन ये भी जानता था कि परसेल कबीला अच्छा नहीं था। 5 अगर वह सगाई तोड़ देता तो परसेल कबीला अपनी बेइज्जती समझकर उस पर हमला कर सकता था। चूंकि मेरिन वहां मौजूद नहीं होगी, इसलिए वे उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, शायद उसे घायल ही कर दें। 6 ग्रीन द्वारा सगाई तोड़ने के बाद परसेल कबीले के लिए यह एक अच्छा अवसर था।
वे इसे बुडा कबीले पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे भी बुडा कबीले की ओर से बोलने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा बुडा कबीले के पास केवल 8वें रैंक के विशेषज्ञ थे, 9वें रैंक का कोई नहीं था। बुडा कबीला भले ही नाराज हो जाए, लेकिन वे डरने वाले नहीं थे। परसेल कबीले की नज़र में बुडा कबीला आम लोगों के समान था, जिन पर वे रौंद सकते थे। बुडा कबीले के मुखिया का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि उनकी शक्ति कुछ हद तक अधिक थी, फिर भी उन्हें धमकाने के लिए थोड़ी सी ही ताकत की जरूरत होती थी। अगली सुबह ग्रीन स्टोनी माउंटेन से बाहर निकल गया। हालांकि स्टोनी माउंटेन के बाहर का इलाका अभी भी चहल पहल से भरा था। ग्रीन डरा नहीं था, क्योंकि वह 8वें रैंक का एक कुशल योद्धा था। ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई 9वें रैंक का विशेषज्ञ उसे हराने के लिए आगे नहीं आता, तब तक इस महाद्वीप पर शायद ही कोई उसका मुकाबला कर पाएगा। ग्रीन के साथ दुर्घटना होने के डर से झाओ हाई ने जानबूझकर ग्रीन को अपने घोस्ट के साथ बाहर जाने दिया। ग्रीन के साथ जो भी हो, झाओ हाई को सबसे पहले पता चलेगा और वह आसानी से ग्रीन को वापस अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसके अलावा ग्रीन द्वारा घोस्ट स्टाफ लाना अंतरिक्ष को कासा सिटी में लाने के समान था। जब तक विवाह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, वे बाद में अपनी पहचान बदल सकते थे और कासा सिटी के भीतर एक गोदाम ढूंढ सकते थे। बाद में वे स्थानांतरण बिंदु का उपयोग करके सीधे कासा सिटी में अनाज भेज सकते थे, जिससे स्टोनी माउंटेन के आसपास के बाजार जैसे चहल पहल से बचा जा सकता था। स्टोनी माउंटेन से ग्रीन कासा सिटी ऑफिशियल रोड होते हुए ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस 8 की ओर बढ़ा। फिर वह वापस अंतरिक्ष में गया और जल्दी से अपने कपड़े बदले। उसने अपना हेलमेट, कवच और योद्धा के कपड़े उतार दिए और एक बटलर का सूट पहन लिया। उसने अपने बालों को बड़े करीने से संवारा और फिर अपनी कमर पर एक बेहतरीन तलवार बांधे रखी। यह एक तेजतर्रार तलवार थी। देखने में ये कुलीन वर्ग द्वारा शिष्टाचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तलवारों जैसी लगती थी, लेकिन वे तलवारें सजावट के लिए बनाई जाती थीं और तलवार के रूप में किसी काम की नहीं थी। लेकिन ग्रीन को जानने वाले लोग ये भी अच्छी तरह जानते थे कि यह तलवार इतनी साधारण नहीं थी, बल्कि ये बुडा वंश का एक दुर्लभ हथियार था। पूरी तलवार एक विशेष धातु से बनी थी। इसके अलावा इसे जादुई रूप से परिष्कृत किया गया था और यह वायु तत्व के योद्धाओं के लिए उपयोगी थी। यदि तलवार के हैंडल पर एक जादुई क्रिस्टल पत्थर जड़ा होता, तो पवन जादू की तकनीक विंड ब्लेड एज का उपयोग किया जा सकता था, जिससे यह एक जादुई हथियार बन जाती थी। ये ग्रीन का प्रसिद्ध हथियार था, जिसे स्पिरिटविंड स्वॉर्ड कहा जाता था। ग्रीन को स्पिरिटविंड बैटल जनरल 9 के नाम से भी जाना जाता था। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। 1 और गणित। रॉ का क्षेत्रफल 10 लाख बाय 1 म्यू था, जो लगभग 165,000 एकड़ या 667 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जिसे 700 तक पूर्णांकित किया गया है। याद रखें, झाओ हाई केवल लगभग 1% भूमि पर ही काम करना चाहता था और उसका लक्ष्य अधिकतम 10% था। 2 खेतों को हवाओं से बचाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लगाए गए पेड़ों और झाड़ियों की एक बाड़। विकी से जानकारी प्राप्त करें। 3 अनुवाद और संपादन के लिहाज से इस वाक्य को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैंने मूल पाठ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट है। ग्रीन को स्पिरिटविंड बैटल जनरल का उपनाम केवल इसलिए नहीं मिला कि वह एक पवन प्रकार का योद्धा था या स्पिरिटविंड तलवार का उपयोग करता था, बल्कि इसलिए भी कि वह वास्तव में सेना में था। उसने युद्धों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इसीलिए उसे स्पिरिटविंड बैटल जनरल कहा जाता था। इस नाम से ही उसके सैन्य अनुभव की झलक मिलती है। इतना ही नहीं, ग्रीन के कपड़े बदलने के बाद उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। वह एक गंभीर और सख्त बूढ़े गृहस्वामी जैसा लगने लगा। बैठने के समय उसकी सीधी कदकाठी और बैठने का तरीका, ये सभी गुण उसके शरीर से एक भारी सैन्य आभा बिखेरते थे। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, दादाजी ग्रीन, ये बिल्कुल आपकी मूल छवि जैसा है। हाँ हाँ हाँ। ग्रीन ने अपने पहनावे पर नजर डाली। काफी समय हो गया है और चूंकि मैंने ये कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए शायद मुझे इनकी आदत नहीं पड़ी होगी। हाँ हाँ। उस अंतरिक्ष की वजह से ग्रीन को अब उनके भविष्य में कुछ उम्मीद नजर आने लगी थी। जब झाओ हाई जागा था, तब की तुलना में अब ग्रीन बहुत खुश था, भले ही वह गंभीर दिखता हो। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि योद्धाओं के कपड़े आप पर ज्यादा अच्छे लग रहे थे, दादाजी ग्रीन। जल्द ही हम आपके लिए एक घोड़ा खरीदेंगे जिस पर आप सवारी कर सकें। ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब जाऊंगा। दादा ग्रीन, सावधान रहें, झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा। ग्रीन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और झाओ हाई ने उसे अंतरिक्ष से बाहर भेज दिया। ग्रीन ने फुर्तीली चाल 1 का इस्तेमाल करते हुए सीधे कासा शहर की ओर प्रस्थान किया। झाओ हाई अंतरिक्ष से फोर्ट आयरन माउंटेन 2 में गए। फोर्ट आयरन माउंटेन में पिछले कुछ दिन ज्यादा व्यस्त नहीं रहे थे। मक्का प्रसंस्करण पूरा हो चुका था और बांस चावल को प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं थी। झाओ हाई ने अपना अधिकांश ध्यान तेल निकालने पर केंद्रित किया। किले का जीर्णोद्धार पूरा हो जाने के बाद गुलामों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि किले में जाहिर तौर पर थोड़ी भीड़भाड़ थी। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि यह था कि किले में अब अनाज प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़ी संख्या में रोलर और चक्की के पत्थर मौजूद थे। लेकिन उन गुलामों के पास और भी काम थे, जैसे घाटी की जमीन के जीर्णोद्धार में मदद करना, जिसे पूरा करना जरूरी था। झाओ हाई ने इस काम के लिए केवल 20 गुलामों को लिया।
चूंकि झाओ हाई ने गुलामों को पूरी तरह से आम नागरिक का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए उसने उनमें से 2 को गुलामों की देखरेख के लिए चुना। ये दोनों आयरन माउंटेन किले में अच्छे पहरेदार थे। जादुई राक्षसों के हमले के बारे में सबसे पहले इन्हीं को पता चला था। ये दोनों लीन 4 और सेट 5 नाम के व्यक्ति थे। 20 गुलाम सभी पुरुष थे, कोई महिला नहीं थी। घाटी अपेक्षाकृत पास होने के कारण झाओ हाई ने गुलामों को बारी बारी से काम पर लगाने का इरादा किया। इससे काम उतना कठिन नहीं रहा क्योंकि इसमें केवल घाटी में बोई गई मक्के की फसलों की देखरेख करनी थी। बाकी गुलाम आमतौर पर खदान की सुरंगों में नीली आंखों वाले खरगोशों की देखभाल करते थे। नीली आंखों वाले खरगोशों के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वही पानी पिलाया जाता था जो झाओ हाई उपलब्ध कराता था, यानी अंतरिक्ष से लाया गया पानी। वे अंतरिक्ष में उगाई गई मूली की पत्तियां खाते थे और साथ ही चावल की भूसी और तेल का मिश्रण भी उनके चारे में मिलाया जाता था। झाओ हाई के पास अब खदान की सुरंगों में कुल 50,000 नीली आंखों वाले खरगोश थे, साथ ही अंतरिक्ष में बचाए गए 6,000 वयस्क नीली आंखों वाले खरगोश भी थे। अंतरिक्ष में मौजूद नीली आंखों वाले खरगोशों की देखभाल गुलाम नहीं कर रहे थे, जबकि खदान की सुरंगों में मौजूद खरगोशों की देखभाल गुलाम कर रहे थे। उन 50,000 नीली आंखों वाले खरगोशों ने भले ही छोटा सा इलाका नहीं घेरा था, लेकिन वे अपेक्षाकृत साफ सुथरे जादुई जीव थे। वे अक्सर अपने घोंसलों की सफाई खुद ही करते थे, इसलिए 80 गुलामों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। झाओ हाई अपने पास मौजूद नीली आंखों वाले खरगोशों का व्यापार कर सकता था, लेकिन लौरा हाल ही में बहुत व्यस्त थी, इसलिए उसने मांस के प्रसंस्करण के बारे में उससे संपर्क नहीं किया था, जिसका मतलब था कि खरगोश बिक नहीं पाए। झाओ हाई चिंतित नहीं था, भले ही उन नीली आंखों वाले खरगोशों का व्यापार न हो सके, वह फिर भी उनका उपयोग करके दासों को खाना पकाने में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता था। दरअसल इन गुलामों का जीवन स्तर महाद्वीप के कुछ आम लोगों से भी बेहतर था। झाओ हाई के पके हुए भोजन के नियमों के अनुसार उनके लिए हर हफ्ते थोड़ा मांस अलग रखा जाता था, जो महाद्वीप के आम लोगों के लिए शायद ही कभी देखने को मिलता था। इसके अलावा सभी को खाने की गारंटी थी और वे जितना चाहें उतना खा सकते थे। अब जब दासों के जीवन स्तर में काफी सुधार हो चुका था, तो झाओ हाई ने उन्हें कई अन्य वस्तुएं देना शुरू कर दिया था। इससे दासों को अपना कमरा, अपने कपड़े, अपनी रजाई और यहाँ तक कि अपने बर्तन भी मिल गए। ये छोटी छोटी चीजें भी दासों के लिए बहुत मायने रखती थीं, क्योंकि यही उनकी पहली संपत्ति बन गई थी। हाँ, इन गुलामों की नजरों में वे तुच्छ वस्तुएं, उनकी नई निजी संपत्तियां, उनकी सबसे पहली निजी वस्तुएं थीं। ये स्पष्ट था कि वे इन वस्तुओं को महत्व देंगे। 2 फूल खिले हैं, प्रत्येक मेज पर केवल एक ही रखा जा सकता है। 6 ग्रीन की बात करें तो वह पूरे रास्ते जल्दबाजी में चलता रहा। इस बार उसे सावधान रहने की जरूरत नहीं थी और उसे बड़े धूमधाम से प्रकट होना था। वैसे भी चूंकि वह अपनी असली पहचान का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रीन की पीक रैंक 8 की ताकत अब पूरी तरह से सामने आ रही थी। राहगीरों को बस इधर उधर उड़ता हुआ धुआं ही दिखाई दे रहा था। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि वह व्यक्ति कौन है। इस स्थिति से ग्रीन की गति का अंदाजा लगाया जा सकता था। आर्क महाद्वीप पर हर किसी में कुछ न कुछ मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी, यहाँ तक कि एक साधारण किसान में भी। किसी विशेषज्ञ से मिलने पर, चाहे कोई गुलाम ही क्यों न हो जिसे मार्शल आर्ट सीखना न आता हो, उसे विशेषज्ञ से कोई डर नहीं लगता था। इससे पता चलता था कि ऐसा अनुभव आम बात थी। हालांकि उन्हें केवल इधर उधर उड़ता हुआ धुआं ही दिखाई देता था, फिर भी कोई डरा नहीं। वे जानते थे कि एक विशेषज्ञ उनकी ओर आ रहा है और वे केवल ईर्ष्या ही महसूस कर सकते थे। ग्रीन फुर्तीला था। उसी दिन शाम को वह कासा शहर पहुंच गया। दुर्भाग्यवश शहर अब बंद था, इसलिए ग्रीन अंदर नहीं गया। उसने शहर के बाहर एक जगह ढूंढी और फिर उस अंतरिक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने रात वहीं बिताई और अगली सुबह कासा शहर में प्रवेश किया। ग्रीन कासा सिटी में दाखिल हुआ और सीधे ग्रैंड ड्यूक के महल की ओर चला गया। ग्रैंड ड्यूक का महल वही था जहां लौरा गई थी। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ग्रीन का पहनावा बेहद आकर्षक था। महाद्वीप के लोगों ने पहले भी कुलीन वर्ग को देखा था और स्वाभाविक रूप से वे ग्रीन के इस पहनावे से परिचित थे। वह एक वास्तविक कुलीन प्रबंधक था, लेकिन हर कोई उत्सुक था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ग्रीन कौन है। यह आम बात थी कि एक कुलीन दरबारी प्रबंधक बाहर जाते समय आमतौर पर अपने कबीले का प्रतीक चिन्ह साथ रखता था। ग्रीन तो गाड़ी में भी नहीं बैठा था, इसके बजाय वह पैदल चल रहा था, जो कि दुर्लभ था। जब ग्रीन परसेल कबीले के द्वार पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से एक प्रतीक चिन्ह निकाला। यह प्रतीक चिन्ह बड़ा नहीं था, लेकिन नीले रंग का था और उस पर दांत दिखाते हुए क्रोधित अजगर का चित्र बना हुआ था। ग्रीन के आगे खड़ा गार्ड इसे देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ग्रीन को अजीब नजरों से देखा। ये कुल चिन्ह पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था क्योंकि यह बुढ़ा कुल का चिन्ह था। पहले बुढ़ा कुल और परसेल कुल के बीच अच्छे संबंध थे। उनके बीच कई बार लेन देन भी हुआ था और इन गार्डों ने भी बुढ़ा कुल के ड्रैगन चिन्ह को देखा और पहचाना था। लेकिन बुढ़ा वंश पर एक विपत्ति आ पड़ी थी। उन्हें निर्जन रेगिस्तान ब्लैक वेस्ट में निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए उनसे आगे कोई संपर्क नहीं हो सका। परसेल वंश एक्सू साम्राज्य के भीतर एक बड़ा कुलीन वंश था। उनका ग्रैंड ड्यूक का पद वंशानुगत था, इसलिए उनके पास एक चांदी का प्रतीक चिन्ह था। पहले बुढ़ा वंश मार्क्वेस श्रेणी का था, इसलिए वे चांदी का बैज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब उनकी उपाधि घटाकर बैरन कर दी गई है और इसलिए वे केवल नीले रंग का बैज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहरेदारों के चेहरे का भाव कुछ अजीब था और इसका एक कारण था। वे ग्रीन की पहचान जानते थे और यह भी जानते थे कि परसेल कबीला बुढ़ा कबीले से समझौता तोड़ने के लिए तैयार था।
लेकिन इस बार बूढ़ा कबीला खुद आया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा कबीला ऐसा क्यों आया। जैसे ही दो कुलियों ने ग्रीन को देखा, दोनों ने तुरंत उसका स्वागत किया। फिर उनमें से एक झट से अंदर भाग गया। कुली जल्दी से ग्रीन के सामने आया और झुककर प्रणाम किया, फिर पूछा, मुझे नहीं पता कि बूढ़ा वंश का ये कौन सा सदस्य है। ऐसा क्या काम है जिसके लिए आप परसेल वंश के पास आए हैं? ग्रीन ने गार्ड की ओर देखा और कहा, मैं बूढ़ा कबीले का मुखिया सेवक ग्रीन बूढ़ा साथ हूँ। इस बार मैं कबीले के वर्तमान मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और परसेल कबीले के ग्रैंड ड्यूक से एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आया हूँ। कुली ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, महोदय कृपया अंदर बैठिए। बाकी लोग बड़ों को सूचित करने पहले ही जा चुके हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया और कुली के साथ हवेली के लाउंज में प्रवेश किया। ग्रैंड ड्यूक के महल में हर कोई सीधे दूसरे द्वार से अंदर जाने के योग्य नहीं था। कम सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को बैठक कक्ष में आराम करना पड़ता था और बड़ों के बुलावे का इंतजार करना पड़ता था। ग्रीन के प्रति द्वारपाल का इतना विनम्र व्यवहार रीति रिवाजों के कारण था। एक बड़े कबीले के लिए अपनी प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती थी, इसलिए वे कमजोर पक्ष पर अपना दबदबा दिखाना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि वे बैठक कक्ष में इतने विनम्र थे। लाउंज में मौजूद पोर्टर ने ग्रीन को एक कटोरी पानी दिया। यह एक साधारण खुरदुरा मिट्टी का कटोरा था और पानी भी सादा उबला हुआ था। हालांकि वे दबाव नहीं डाल सकते थे, लेकिन इस व्यवहार से सभी को पता चल गया कि परसेल परिवार ग्रीन को कोई महत्व नहीं देता था। ऐसा व्यवहार आम लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के समान था। यहां तक कि जो लोग अर्ध कुलीन लॉर्ड्स कहलाते थे, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। ग्रीन ने कुछ नहीं कहा, वह बस आंखें बंद करके वहीं बैठा रहा। ग्रीन की प्रतिक्रिया देखकर कुली ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। लगभग उसी समय दूसरा कुली दूसरे द्वार से आगे निकलकर विदेश मामलों के कार्यालय के सामने पहुंच गया था। कुली ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बुजुर्ग महोदय, बूढ़ा परिवार यहां आया है। उनकी आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि विदेश मामलों के कार्यालय का दरवाजा खुल गया। स्टर्न ने पोर्टर की ओर देखा और पूछा, तुमने किसके बारे में कहा था? कुली ने कहा, बुजुर्ग, जो बूढ़ा कबीले का सदस्य आया था वह शायद कबीले का मुख्य सदस्य था और अब उसे बैठक में आराम करना चाहिए। स्टर्न ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया, वे क्यों आए, और वह भी इसी समय? स्टर्न इस समय काफी व्यस्त थे क्योंकि वे लॉरा के साथ मिलकर अन्य बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय बूढ़ा परिवार अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचा। स्टर्न बूढ़ा कबीले से कुली की तुलना में कहीं अधिक परिचित था, इसलिए जब उसने सुना कि यह बूढ़ा के मुख्य कबीले से है तो वह समझ गया कि यह ग्रीन ही होगा। अगर कोई और होता तो वह उसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन ग्रीन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बूढ़ा कबीले का सदस्य होने के अलावा ग्रीन की पहचान एक रैंक 8 विशेषज्ञ के रूप में थी। इन विशेषज्ञों के प्रति सम्मान दिखाना जरूरी था और यही बात स्टर्न के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही थी। टिप्पणियां। इस अध्याय का अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स अवश्य देखें। धन्यवाद। वनशेफालियान डांग शेनफालियान डांग। शाब्दिक अर्थ, शरीर के नियमों से जुड़ा हुआ या चपलता से जुड़ा हुआ। मैंने इसे चपलता आंदोलन नाम दिया क्योंकि यह कहानी के लड़ाई वाले पहलू के साथ मेल खाता है और वाक्य में भी अच्छी तरह फिट बैठता है। चूंकि शेनफा का अर्थ चपलता भी हो सकता है, इसलिए ये कुछ हद तक सही बैठता है। टू टीशन बाओ तियशान बाओ। फोर्ट टीशान दूसरा नाम है। आयरन टी पर्वत शन किला बाओ। स्टर्न को ठीक इसी बात की चिंता थी। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि वे बूढ़ा वंश में शादी नहीं कर सकते, खासकर अब जब बूढ़ा वंश का पतन हो चुका था। यह तो और भी असंभव था। ऐसी स्थिति में वह बूढ़ा कबीले को किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं देना चाहता था। लेकिन ग्रीन 8वें दर्जे का विशेषज्ञ था, ऐसे विशेषज्ञ को नाराज करना ठीक नहीं होता। परसेल कबीले के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में स्टर्न को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्होंने बूढ़ा कबीले के साथ अपना संबंध अभी तक क्यों नहीं तोड़ा है। पहला कारण प्रतिष्ठा का डर था। दूसरा कारण यह था कि बूढ़ा कबीले के पास 2 8वें दर्जे के विशेषज्ञ थे। महाद्वीप के 8वें दर्जे के विशेषज्ञ एक छोटे कबीले को आसानी से बचा सकते थे। दुर्भाग्यवश बूढ़ा कबीले ने एक बड़े मामले में दखल दिया, इसलिए 8वें दर्जे के विशेषज्ञ होने के बावजूद भी वे कबीले को बचाने में मदद नहीं कर सके। स्टर्न एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। फिर उसने इस मामले पर एल्डर्स असेंबली को फैसला करने देने का निर्णय लिया। उसने पोर्टर की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर ग्रीन से कहिए कि कृपया अंदर आएं और याद रखें कि वे शिष्टता से पेश आएं। कुली ने तुरंत बात मान ली और वापस मुड़ गया। कुछ ही देर में ग्रीन अपने कुली के साथ आंगन में दाखिल हुआ। स्टर्न ने कोई नखरे नहीं दिखाए। वह जल्दी से उनके पास गया और बोला, बटलर ग्रीन, बहुत दिनों बाद मिले। कैसे हो? स्टर्न परसेल परिवार के विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी थे। वे लोगों से बातचीत करने में माहिर थे और स्वाभाविक रूप से ग्रीन को अच्छी तरह समझते थे, जिनसे उनका अतीत में कुछ संपर्क रहा था। ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, तो ये स्टर्न एल्डर हैं। मैंने उनसे मिलने की हिम्मत की और जल्दबाजी में उनसे मिल लिया, जो मेरी ओर से एक गुस्ताखी थी। स्टर्न ने तुरंत जवाब दिया, मुख्य नौकर ग्रीन बहुत ही विनम्र है। जल्दी आइए। ग्रीन को कमरे में अंदर आने देने के बाद दोनों आदमी बैठ गए और नौकरों ने उनके लिए भोजन परोसा। जब ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा तो स्टर्न ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य नौकर ग्रीन किस मामले पर बात करना चाहेंगे। ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, बस एक छोटी सी बात। कुछ दिन पहले कई छोटे कीड़े ब्लैक वेस्ट्स में उड़कर आ गए थे और गलती से मैंने उन कीड़ों को गोली मार दी।
ओह, मेरे स्वामी की पहले से तय मुलाकात के बारे में भी। उन्होंने कहा कि चूंकि बुढ़ा परिवार इतनी मुश्किल में है, इसलिए वे नहीं चाहते कि युवती हमारे दुख में हमारे साथ रहे। इसलिए उन्होंने मुझे मुलाकात रद्द करने के लिए भेजा। परसेल परिवार इस बारे में क्या सोचता है? स्टर्न ग्रीन की बातें सुन रहा था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ग्रीन क्या कह रहा है। जब उसने उन कीड़ों के बारे में बात की तो सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह स्पष्ट रूप से ग्रीन का व्यंग्य था। लेकिन ग्रीन ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार वह सगाई तोड़ने आया है। सगाई तोड़ दो। परसेल परिवार की यही दिली इच्छा थी, लेकिन अब पहल परसेल परिवार की बजाय ग्रीन की तरफ से हुई। इससे स्टर्न बेहद असहज महसूस करने लगा। स्टर्न का चेहरा उतरते ही रह गया और उन्होंने कहा, मिस्टर ग्रीन, क्या ये सच है कि बुढ़ा परिवार सगाई तोड़ना चाहता है? ग्रीन ने व्यंग्य भरी निगाहों से स्टर्न की ओर देखा। ठंडी आवाज में उसने कहा, नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। कीड़े मकोड़े हमेशा हमारे परिवार की ओर दौड़ते रहते हैं, मुझे डर है कि मुझे उन्हें पीटना ही पड़ेगा। स्टर्न ने ग्रीन को गुस्से से देखा। ठंडी सी आवाज में उसने कहा, यह मामला महत्वपूर्ण है और मुझे इस पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ग्रीन से अनुरोध करता हूं कि वह पहले आराम करे, क्योंकि मैं इस मामले की रिपोर्ट कबीले के सरदार को देने जा रहा हूं। कोई आकर मुख्य सेवक ग्रीन को आराम करने में मदद करे। ग्रीन को गुस्सा नहीं आया और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए स्टर्न से कहा, स्टर्न एल्डर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं किसी सराय में रुक जाऊंगा। अलविदा। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया, जबकि स्टर्न गुस्से से उसकी ओर देख रहा था और मेज पर मुक्का मार रहा था। ग्रीन ने स्वाभाविक रूप से वह आवाज सुनी और ग्रैंड ड्यूक के महल से निकलते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वह रहने के लिए होटल ढूंढने के लिए बाहर चला गया। आधी रात के करीब उसे एक होटल मिल गया। ग्रीन होटल के कमरे में दाखिल हुआ और तुरंत उस जगह चला गया जहां झाओ हाय और मेरिन उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। झाओ हाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दादाजी ग्रीन, उन्होंने सचमुच खून उगला दिया। हाँ, मुझे लगता है उस आदमी का चेहरा हरा पड़ गया होगा। ग्रीन ने ठंडी सी आवाज में कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वे दूसरों की बातों से डरना नहीं चाहते। भला इसमें हैरानी की क्या बात है? इस समय परसेल परिवार अपने खाद्य संकट से उबरने के लिए हम पर निर्भर है। झाओ हाय हल्के से मुस्कुराया। दादाजी ग्रीन, गुस्सा मत होइए। जब तक हम शादी का प्रस्ताव तोड़ देते हैं तब तक उन्हें जान से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हाल ही में परसेल परिवार ब्लैक वेस्ट को लेकर चिंतित है और हमें रोज परेशान करने के लिए सेना भेज रहा है। हमारे पास पहले से ही बहुत मुसीबतें हैं। ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो गुरुजी, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी ताकत का थोड़ा सा भी प्रदर्शन नहीं करेंगे तो इस तरह के और भी लोग हमें धमकाने की सोचेंगे। वे हमारे खिलाफ सिर्फ 9वें रैंक के विशेषज्ञों को नहीं भेज सकते। जब तक वे 8वें रैंक के हैं हम डरेंगे नहीं और उनमें से कई को खत्म कर सकते हैं। झाओ हाय मुस्कुराया। पीछे मुड़कर उसने कहा, मैंने नाइट शेड्स को ग्रैंड ड्यूक के महल की निगरानी के लिए भेजा है। कोई हलचल होने पर वे सूचना देंगे। मुझे लगता है कि इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन ने सिर हिलाया। फिर मेरिन ने बोलना शुरू किया और कहा, गुरुजी, परसेल वंश से विवाह की सगाई तोड़ने के बाद आपको जल्द ही एक नया विवाह तय कर लेना चाहिए। आखिरकार बुढ़ा वंश की विरासत आप पर निर्भर करती है। झाओ हाय को उम्मीद नहीं थी कि मेरिन ऐसा कहेगी। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हमें अभी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।